सूर्यगढ़ के पुराने बस अड्डे के पास बने राहत शिविर में उस सुबह की हवा भीगी हुई राख जैसी भारी थी। यमुना की बाढ़ उतर चुकी थी, पर कीचड़ ने गलियों, आंगनों और लोगों की आंखों में अपनी गंध छोड़ दी थी। जिला मजिस्ट्रेट अनन्या त्रिपाठी सफेद सूती साड़ी पर नीला बॉर्डर पहने सरकारी जीप से उतरी तो भीड़ एकदम सीधी खड़ी हो गई। पुलिस वालों ने रस्सी खींचकर रास्ता बनाया, पत्रकार कैमरे उठाकर आगे बढ़े और भूखे लोग अपनी फटी थैलियां छाती से चिपकाए खामोश हो गए। अनन्या की चाल में वह कठोरता थी जो वर्षों की परीक्षा, अपमान और अकेलेपन से बनती है। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में आदेश का तेज था। वह हर तंबू में जाकर नाम पूछती, राशन की सूची मिलाती, बच्चों के बुखार पर डॉक्टर को डांटती और लेखपालों से हिसाब मांगती। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह वही स्त्री है जिसने रात भर नींद की गोली हाथ में लेकर खिड़की के बाहर गिरती बारिश देखी थी। पद ने उसे खड़ा रखा था, मगर भीतर कहीं एक टूटी हुई पत्नी अब भी सांस लेती थी। शिविर के बीचों बीच एक बूढ़ी विधवा रो रही थी, क्योंकि उसके हिस्से का गेहूं किसी और के नाम चढ़ा दिया गया था। उसके पास 2 छोटे बच्चे थे, जिनके पेट भूख से फूल गए थे और आंखों में दूध की जगह धूल भरी थी। सप्लाई इंस्पेक्टर बार बार कह रहा था कि सूची में नाम नहीं है, इसलिए अनाज नहीं मिल सकता। भीड़ में गुस्सा उठ रहा था, लेकिन पुलिस की लाठियों का डर लोगों को चुप रखे हुए था। तभी किसी शांत पर गहरी आवाज ने कहा कि भूख सूची देखकर नहीं आती। साहब, अनन्या ने सिर उठाकर उस आवाज की दिशा में देखा और जैसे पूरा शिविर अचानक धुंधला पड़ गया। भीड़ के पीछे गीली मिट्टी पर नंगे पांव खड़ा एक आदमी बच्चों को पीछे हटाकर आगे आया। दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई, कुर्ता पुराना, कंधे पर भूरे रंग का गमछा, आंखों में वही अजीब सन्नाटा। राघव प्रताप सिंह, उसका तलाकशुदा पति। 7 वर्षों से जिस नाम को उसने सरकारी फाइलों, पूजा की घंटियों और अपनी नींद से अलग रखा था, वह आज बाढ़ पीड़ितों की भीड़ में खड़ा था। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसके क्रोध ने याद रखा था। राघव ने अनन्या को देखकर न प्रणाम किया, न मुस्कुराया, न अपना चेहरा छिपाया। वह बस उस विधवा के कागज हाथ में लेकर आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला कि उसका घर बह गया है, राशन कार्ड बह गया है, आदमी पिछले साल बीमारी से मर चुका है, अब सूची में नाम न होना उसका अपराध कैसे हो गया। उसके शब्दों में चुनौती नहीं थी, पर सच की ऐसी सीधी रेखा थी जो कुर्सी पर बैठे लोगों को हमेशा चुभती है। अनन्या के पीछे खड़े अफसर बेचैन हो गए, जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। अनन्या ने स्वयं को संभाला और सप्लाई इंस्पेक्टर की ओर मुड़कर कठोर आवाज में पूछा कि शिविर में अस्थायी सत्यापन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इंस्पेक्टर हकलाने लगा, पर उसके कानों में राघव की आवाज अब भी गूंज रही थी, वही आवाज जिसने कभी रात के अंधेरे में उससे कहा था कि पुल सिर्फ नदी पर नहीं बनते, 2 इंसानों के भरोसे के बीच भी बनते हैं। वही आवाज जिसे उसने अदालत की सीढ़ियों पर आखिरी बार सुना था, जब राघव ने केवल इतना कहा था कि वह एक दिन समझेगी। वह दिन कभी आया नहीं था। पत्रकारों ने कैमरे राघव की ओर घुमा दिए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई कि यह वही इंजीनियर है, वही आदमी जिसके कारण पुराना पुल गिरा था, वही जो मैडम का पति था और अब नहीं है। कुछ चेहरों पर जिज्ञासा थी, कुछ पर गंदी खुशी। भारतीय कस्बों में किसी स्त्री का निजी दुख भी सार्वजनिक तमाशा बन जाता है, चाहे वह जिला मजिस्ट्रेट ही क्यों न हो। अनन्या ने उन निगाहों को महसूस किया। उसके माथे की नस तन गई, उसकी उंगलियां फाइल पर कस गईं, जैसे वह कागज नहीं, अतीत का गला दबा रही हो। राघव ने भीड़ की फुसफुसाहट सुनी, मगर उसकी आंखें अभी भी उस विधवा पर थीं। उसने धीरे से कहा कि सरकार मां जैसी होती है और मां अपने बच्चे से पहले दस्तावेज नहीं मांगती। यह वाक्य सुनते ही अनन्या के भीतर कुछ टूटकर गिरा। मां, उसे अपनी मां की याद आई, जो तलाक के बाद हर करवा चौथ पर चुपचाप व्रत रखती थी,
जैसे बेटी का टूटना भी परिवार की पूजा से ढका जा सकता हो। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जिन्होंने कहा था कि त्रिपाठी खानदान की बेटी किसी भ्रष्ट आदमी की पत्नी नहीं रह सकती। अनन्या आगे बढ़ी। उसके कदम मापे हुए थे, पर भीतर तूफान था। उसने राघव से पूछा कि वह यहां किस अधिकार से व्यवस्था में दखल दे रहा है। राघव ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा कि अधिकार कोई नहीं, बस इन बच्चों को पढ़ाता हूं, इसलिए इनकी भूख पहचानता हूं। उसकी विनम्रता में जो ठहराव था, उसने अनन्या को और घायल कर दिया। उसे लगा जैसे वह अपनी चुप्पी से उसे दोषी बना रहा है। वह चाहती थी कि राघव चीखे, बहस करे, कोई कटु बात कहे, ताकि उसका क्रोध न्याय जैसा दिख सके। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। बारिश के बाद तंबू से टपकती बूंदों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। राघव ने विधवा के कागज अनन्या की ओर बढ़ाते हुए कहा कि मैडम, नियम मनुष्यों के लिए है, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं था, न कोई आरोप। फिर भी उसमें वह सच्चाई थी जिससे सत्ता को हमेशा डर लगता है। अनन्या ने कागज लेने के बजाय उसे घूरा। उसकी आंखों में वर्षों की रातें थीं। अदालत की मुहर थी, अखबारों की सुर्खियां थीं, और वह टूटा हुआ मंगलसूत्र था जिसे उसने दराज में बंद कर दिया था। उस क्षण किसी पत्रकार ने धीमे से पूछा कि मैडम, क्या यह आपके पूर्व पति हैं? शब्द हवा में तीर की तरह निकले और सीधे अनन्या के सीने में ढंस गए। पुलिस अधिकारी ने पत्रकार को पीछे हटाया, पर देर हो चुकी थी। कुछ मोबाइल ऊपर उठ चुके थे। राघव ने पहली बार अनन्या की आंखों में देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा कि बात मेरे बारे में नहीं है, इन लोगों के बारे में है। शायद वह उसे बचाना चाहता था, शायद केवल स्थिति संभालना चाहता था, मगर अनन्या को वह वाक्य अपमान लगा। उसका हाथ कब उठा, उसे खुद पता नहीं चला। बस एक तेज आवाज हुई, जैसे भीगी हवा में सूखी लकड़ी टूट गई हो। अनन्या की हथेली राघव के गाल पर पड़ चुकी थी। भीड़ ने सामूहिक सांस खींची। पत्रकारों के कैमरे चमके। सप्लाई इंस्पेक्टर का सिर झुक गया। वह विधवा रोना भूल गई। बच्चे अपनी मांहों से चिपक गए। राघव का चेहरा झटका खाकर एक ओर मुड़ा, पर उसने न हाथ उठाया, न पीछे हटकर कुछ कहा। उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए और अनन्या की हथेली जलने लगी। एक पल के लिए अनन्या को लगा कि वह जीत गई है। उसने उस अतीत को थप्पड़ मारा था जिसने उसे 7 साल तक रातों में जगाया था। उसने उस आदमी को दंड दिया था जिसे वह अपने टूटे हुए जीवन का अपराधी मानती थी। पर अगले ही पल उसने राघव को झुकते देखा। वह अपने गाल को छूने के लिए नहीं झुका था। कीचड़ में गिरा एक छोटे बच्चे का नीला रुमाल उठाने के लिए झुका था। उसने रुमाल झाड़ा, बच्चे को दिया और धीरे से कहा कि रोना मत, मां देख रही है। यह साधारण सा काम किसी भारी शाप की तरह अनन्या पर गिरा। वह चाहती थी कि राघव की आंखों में क्रोध देखे, ताकि उसे अपने थप्पड़ का कारण मिल सके। लेकिन वहां केवल थकान थी, करुणा थी, और एक ऐसी दूरी थी जहां आरोप पहुंचकर भी लौट आते हैं। राघव ने विधवा की ओर मुड़कर कहा कि चिंता मत करो, आज राशन मिल जाएगा। फिर वह भीड़ से बाहर जाने लगा। किसी ने रास्ता नहीं रोका। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे मिट्टी में दबा कोई पुराना सच अचानक सांस लेने लगा हो। अनन्या ने आदेश दिया कि उस विधवा को तुरंत राशन दिया जाए और शिविर की पूरी सूची 2 घंटे में सुधारी जाए। उसकी आवाज पहले से अधिक कठोर थी, पर भीतर कंपन था। वह जानती थी कि लोग उसके निर्णय को प्रशासनिक संवेदनशीलता नहीं, थप्पड़ के बाद की मजबूरी समझेंगे। उसके निजी जीवन का दरवाजा सार्वजनिक रूप से खुल चुका था। कैमरों की आंखें सब कुछ निगल चुकी थीं। फिर भी वह खड़ी रही, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि त्रिपाठी परिवार की स्त्रियां रोती नहीं, केवल आंखों में धुआं भर लेती हैं। राघव शिविर के किनारे बने पीपल के पेड़ के पास रुका, जहां कुछ बच्चे गीले स्लेट लिए बैठे थे। उनमें से एक दुबली बच्ची, जिसके बाल 2 असमान चोटियों में बंधे थे।
दौड़कर उसके पास आई और उसके गाल को देखने लगी। उसने पूछा कि दर्द हो रहा है क्या? राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि नहीं, बस मच्छर काट गया था। बच्ची ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, फिर अपनी छोटी हथेली से उसका गाल छू लिया। अनन्या दूर से यह दृश्य देख रही थी और उसके भीतर की कठोरता में एक महीन दरार पड़ी। उस बच्ची का नाम मीरा था, लेकिन अनन्या तब यह नहीं जानती थी, वह यह भी नहीं जानती थी कि मीरा की मां उसी पुराने पुल के गिरने में मर गई थी, जिसके लिए राघव को दोषी ठहराया गया था। वह यह भी नहीं जानती थी कि राघव ने उस बच्ची को अनाथालय से नहीं, मलबे के पास से उठाया था, जब पूरा शहर मृतकों की गिनती कर रहा था। अनन्या सिर्फ इतना देख रही थी कि एक बदनाम आदमी की गोद में बच्ची बिना डर सिर रखे खड़ी है, और यह दृश्य उसके सारे निर्णयों को चुनौती दे रहा है। शिविर का निरीक्षण आगे बढ़ा, पर अनन्या की चेतना बार बार पीछे लौट जाती। हर तंबू में उसे राघव का चेहरा दिखता, हर भूखे बच्चे में मीरा की आंखें, हर सरकारी मुहर में अदालत का वह कागज जिस पर उसने कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए थे। उसने स्वयं को समझाया कि दया और अपराध साथ साथ रह सकते हैं। कोई आदमी बच्चों से प्रेम कर सकता है और फिर भी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन यह तर्क उसके भीतर टिकता नहीं था। राघव के पुराने कुर्ते, फटी चप्पल और खाली जेबें उस आरोप से मेल नहीं खाती थी जिसने उसे उससे अलग किया था। दोपहर तक राहत शिविर में नया आदेश लागू हो गया। जिनके कागज बह गए थे, उनके नाम ग्राम प्रधान और 2 गवाहों से सत्यापित किए जाने लगे। राशन की बोरियां खुलीं, दवाइयां बांटी गईं और डॉक्टरों की टीम ने बच्चों की जांच शुरू की। बाहर से देखने पर यह एक सफल प्रशासनिक दौरा था, लेकिन भीतर अनन्या जानती थी कि आज व्यवस्था से ज्यादा उसका अतीत जांच के घेरे में आया है। वह अपनी जीप तक लौटी तो उसके सुरक्षा अधिकारी ने धीरे से कहा कि मैडम, वीडियो शायद सोशल मीडिया पर चला गया है। अनन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। जीप की खिड़की से उसने देखा कि राघव अब भी शिविर से नहीं गया था। वह गीली जमीन पर बैठकर बच्चों को पहाड़े सुना रहा था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान हल्का नीला पड़ने लगा था। फिर भी उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी। बच्चे एक स्वर में दोहराते जा रहे थे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अनन्या को याद आया कि विवाह के पहले वर्ष में राघव रात को बिजली चले जाने पर लालटेन में उसे संविधान के अनुच्छेद याद करवाता था। वह कहता था, तुम एक दिन न्याय करोगी। जीप आगे बढ़ी, पर अनन्या के कानों में वही वाक्य गूंजता रहा, तुम एक दिन न्याय करोगी। क्या आज उसने न्याय किया था, या केवल अपने जले हुए अहंकार को कानून का वस्त्र पहना दिया था? सड़क के दोनों ओर बाढ़ का पानी छोटे छोटे तालाबों में जमा था, जिनमें उलटे आकाश की धुंधली तस्वीर दिखती थी। गांव की औरतें भीगे कपड़े निचोड़ रही थीं। बच्चे मिट्टी के घरों से टूटी चारपाइयां निकाल रहे थे और कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। सूर्यगढ़ अपने घाव समेट रहा था, पर अनन्या का घाव खुल गया था। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही अफसरों ने उसे घेर लिया। किसी ने कहा कि वीडियो को नियंत्रित करना होगा। किसी ने बताया कि विपक्षी नेता बयान देने वाले हैं। किसी ने सलाह दी कि राघव के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए। अनन्या ने सबको चुप करा दिया। उसने कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं होगी। यह सुनकर कमरा कुछ पल के लिए स्तब्ध रहा। उसके निजी सचिव ने धीरे से पूछा कि फिर मीडिया को क्या जवाब दिया जाए। अनन्या ने फाइल खोलते हुए कहा कि जवाब काम देगा, शब्द नहीं। मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। शाम को जब कार्यालय खाली होने लगा, अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी रही। मेज पर पिता की तस्वीर थी, पीछे राष्ट्र चिन्ह, सामने लंबित फाइलों का ढेर। खिड़की से बाहर अंधेरा उतर रहा था और बरामदे में चपरासी दिए जैसी पीली बत्तियां जला रहे थे। उसने अपने दाहिने हाथ को देखा, वही हाथ जिसने सुबह राघव को थप्पड़ मारा था। हथेली पर कोई निशान नहीं था, पर उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर की त्वचा उधेड़ दी हो। उसने धीरे से दराज खोली। जहां एक पुरानी चांदी की पायल रखी थी,
वह पायल राघव की मां सावित्री देवी ने विवाह के दिन दी थी। उन्होंने कहा था कि बहू, घर सोने से नहीं, पायल की आवाज से भरता है। अनन्या ने तलाक के बाद सारे गहने लौटा दिए थे, पर यह पायल जाने क्यों नहीं लौटा पाई। उसने उसे हथेली पर रखा तो गांव की रसोई की महक, सावित्री देवी के हाथों की रोटी, राघव की हंसी और पहली करवा चौथ की चांदनी एक साथ लौट आए। उसने तुरंत पायल दराज में डाल दी, जैसे स्मृति कोई सांप हो, मगर स्मृति बंद दराज से भी फुफकारती रहती है। रात तक वीडियो पूरे जिले में फैल चुका था। मोबाइल स्क्रीन पर बार बार वही दृश्य चल रहा था। डीएम साहिबा का हाथ उठना, राघव का गाल मुड़ना, फिर उसका झुककर बच्चे का रुमाल उठाना। लोग अपनी अपनी नीयत के अनुसार अर्थ निकाल रहे थे। कुछ कह रहे थे कि अधिकारी ने भ्रष्ट आदमी को सबक सिखाया, कुछ कह रहे थे कि सत्ता ने गरीबों की आवाज को मारा। पर वीडियो में सबसे अधिक खामोश वही क्षण था जब राघव ने कुछ नहीं किया। उस खामोशी ने अनन्या को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उधर शिविर से लौटकर राघव अपनी छोटी सी झोपड़ी नुमा पाठशाला में बैठा था। मीरा ने चुपचाप उसके सामने हल्दी मिला दूध रख दिया, जैसे वह बच्ची नहीं, बूढ़ी मां हो। उसने पूछा कि डीएम मैडम आपसे नाराज क्यों हैं? राघव ने दीवार पर टंगे फटे नक्शे को देखते हुए कहा कि कभी कभी लोग उस बात से नाराज होते हैं जो हुई नहीं, पर उन्हें सच लगती है। मीरा ने फिर पूछा कि क्या आप उनसे डरते हैं? राघव ने बहुत देर बाद उत्तर दिया कि नहीं, उनसे नहीं, उनके दुख से डरता हूं। दुख जब पत्थर बन जाता है तो हाथों से गिरता नहीं। मीरा सो गई, पर राघव देर तक बाहर बैठा रहा। यमुना की ओर से ठंडी हवा आ रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। उसने अपने गाल पर हाथ रखा, फिर हाथ नीचे कर लिया। चोट बड़ी नहीं थी, बड़ा वह अतीत था जिसे अनन्या ने उस थप्पड़ में फिर से जीवित कर दिया था। उसे याद आया कि अदालत में तलाक के बाद भी उसने अनन्या की ओर देख नहीं होता। कभी वह किसी को उसके भ्रम सहित सुरक्षित छोड़ देने का नाम होता है। रात के अंतिम पहर अनन्या को नींद नहीं आई। उसने कई बार फोन उठाया, वीडियो देखा, फिर बंद कर दिया। हर बार उसे अपना चेहरा कठोर नहीं, डरा हुआ दिखाई देता। राघव का चेहरा अपमानित नहीं, करुण दिखाई देता। यह अंतर उसे बेचैन कर रहा था। उसने चाहा कि पिता को फोन करे, पर फिर रुक गई। पिता हमेशा निर्णय देते थे, उत्तर नहीं। कमरे के बाहर सरकारी बंगले की बगिया में चमेली की गंध फैली थी। कभी राघव को चमेली पसंद थी। वह कहता था कि इस फूल की खुशबू गरीब घरों की शाम जैसी होती है। सुबह होने से पहले अनन्या ने अपने विशेष कार्याधिकारी को संदेश भेजा कि राघव प्रताप सिंह की वर्तमान स्थिति, आय, निवास, पारिवारिक विवरण और पुराने पुल मामले की पूरी फाइल फिर से निकाली जाए। संदेश भेजते ही वह कुर्सी पर पीछे टिक गई। यह जांच आधिकारिक थी या व्यक्तिगत, वह स्वयं नहीं जानती थी। शायद वह साबित करना चाहती थी कि उसका थप्पड़ सही था, शायद वह डर रही थी कि वह गलत थी। खिड़की के बाहर पूर्व दिशा हल्की नीली हो रही थी और सूर्यगढ़ के ऊपर एक नया दिन उठ रहा था, मगर पुराने कर्मों की छाया लंबी होती जा रही थी। 7 वर्ष पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी के बरामदे में अनन्या त्रिपाठी पहली बार राघव प्रताप सिंह से मिली थी। जुलाई की बारिश छत से टपक रही थी। मारती वजर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बरामदे की बारिश छत से टपक रही थी और भीतर प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों से भरी मेजों के बीच लड़के लड़कियां अपने अपने भविष्य से जूझ रहे थे। अनन्या के सामने संविधान की मोटी किताब खुली थी, पर उसका मन पिता के फोन में अटका था, जिन्होंने कहा था कि बेटी, इस बार असफल हुई तो घर लौट आना। तभी एक भीगा हुआ युवक उसके पास बैठा और बिना पूछे पंखा उसकी ओर घुमा दिया। अनन्या ने नाराज होकर उसे देखा था, क्योंकि वह किसी की दया स्वीकार करने की आदी नहीं थी। युवक ने मुस्कुराकर कहा था कि पंखा मेरा नहीं, सरकार का है, इसलिए जनता में समान रूप से बंटना चाहिए। वह चाहकर भी हंसी रोक नहीं सकी।
उसका नाम राघव था। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ चुका, पर नौकरी के साथ साथ लोक निर्माण विभाग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह गांवों के पुलों, सड़कों और नहरों की बात ऐसे करता था जैसे कोई कवि अपनी प्रेमिका की आंखों का वर्णन करता है। राघव का परिवार सूर्यगढ़ के पास बसे छोटे गांव देवकुंड से था। कभी उनके पास खेत थे, कुएं थे, बैलों की जोड़ी थी, पर कर्ज और बीमारी ने सब धीरे धीरे खा लिया था। पिता की मृत्यु के बाद सावित्री देवी ने दूसरों के घर रोटियां बेलकर बेटे को पढ़ाया था। राघव अपनी गरीबी को शर्म नहीं, मिट्टी की गंध मानता था। अनन्या को यह बात अजीब लगती थी, क्योंकि उसके घर में गरीबी एक ऐसा शब्द था जिसे नौकरों, मतदाताओं और भाषणों में रखा जाता था, रिश्तों की मेज पर नहीं। अनन्या के पिता पंडित हरिनारायण त्रिपाठी सूर्यगढ़ के प्रभावशाली नेता थे। उनकी तस्वीरें मंदिरों, स्कूलों और चौराहों पर लगी रहती थीं। लोग उनके पैर छूते, पंडित जी आशीर्वाद देते, और पीछे से सरकारी ठेकों, जमीनों और पोस्टिंगों की बातें तय होती। अनन्या बचपन से यही सुनती आई थी कि वह त्रिपाठी कुल की इज्जत है। उसे भावनाओं से नहीं, उपलब्धियों से पहचाना जाएगा। इसलिए उसने अपने भीतर की कोमलता पर अनुशासन की मोटी चादर डाल ली थी। राघव उस चादर के नीचे की थरथराहट पढ़ लेता था। लाइब्रेरी से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे चाय की दुकानों, परीक्षा केंद्रों और गंगा किनारे लंबी चुप्पियों तक पहुंची। राघव उसे कठिन धाराएं समझाता, अनन्या उसे इतिहास की तिथियां याद करवाती। वह कहती कि एक दिन कलेक्टर बनकर व्यवस्था बदलूंगी, और वह कहता कि मैं पुल बनाऊंगा ताकि बच्चे बरसात में स्कूल न छोड़ें। दोनों के सपनों में सत्ता नहीं, सेवा थी। शायद इसी कारण वे एक दूसरे के करीब आए। प्रेम ने उनके बीच कोई शोर नहीं किया। वह बरसात के पानी की तरह धीरे धीरे मिट्टी में उतरता गया। जब अनन्या ने घर में राघव का नाम लिया, तो भोजन की थाली के ऊपर जैसे वज्र गिर पड़ा। हरिनारायण त्रिपाठी ने पहले हंसी उड़ाई, फिर क्रोध किया, फिर चुप्पी से दंड दिया। मां ने रोकर समझाया कि बेटी, विवाह केवल दो लोगों का नहीं, दो कुलों का बंधन होता है। अनन्या ने पहली बार घर की दीवारों को पिंजरे की सलाखों की तरह देखा। उसे राघव की गरीबी से नहीं, अपने परिवार के अहंकार से डर लगा। फिर भी उसने कहा कि वह उसी से विवाह करेगी, क्योंकि सम्मान जाति और संपत्ति से बड़ा होता है। राघव ने बहुत रोका था। उसने कहा था कि प्रेम में किसी बेटी को पिता से छीन लेना पाप जैसा लगता है, पर अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था कि जो पिता बेटी की आत्मा नहीं समझते, उनसे अनुमति नहीं, आशीर्वाद मांगा जाता है। वे बनारस के छोटे मंदिर में विवाह कराए। सावित्री देवी ने अपनी पुरानी लाल साड़ी का पल्लू अनन्या के सिर पर रखा और रोते हुए बोली कि बहू, हमारे घर में सोना नहीं है, पर झूठ भी नहीं है। उस दिन अनन्या ने सचमुच विश्वास किया था कि उसने सही घर चुना है। विवाह के बाद उनका घर किराए का छोटा सा कमरा था, जिसकी छत गर्मियों में तंदूर बन जाती और बरसात में टपकती थी। राघव सुबह साइट पर जाता, शाम को सब्जी लाता, रात में अनन्या के साथ बैठकर पढ़ाई करता। कभी पैसे कम पड़ते तो वह चाय में दूध कम डाल देता और कहता कि आजकल डॉक्टर भी हल्की चाय पीने को कहते हैं। अनन्या समझती थी, पर उसकी चुप्पी में आभार भर आता। वे गरीब थे, पर अपमानित नहीं। उनके पास भविष्य का उजाला था, जिसे दोनों हथेलियों से बचाते थे। अनन्या की परीक्षा नजदीक आई, तो कोचिंग की फीस और किताबों का खर्च बढ़ गया। एक रात उसने देखा कि राघव देर तक कागजों पर कुछ लिख रहा है। पूछने पर उसने मुस्कुराकर कहा कि पुराने खेत का बचा हिस्सा बेचने की बात चल रही है। अनन्या तड़प उठी, क्योंकि वह जानती थी कि वह जमीन उसके पिता की अंतिम स्मृति थी। राघव ने कहा कि मिट्टी का धर्म बीज को जीवन देना है, दीवार बनकर पड़े रहना नहीं। उस रात अनन्या ने उसके पैरों पर सिर रखकर कसम खाई कि कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ेगी। जब अनन्या का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ, पूरे मोहल्ले ने मिठाई खाई। सावित्री देवी ने मंदिर में घी का दीपक जलाया,
और हरिनारायण त्रिपाठी ने भी अखबारों में बयान दिया कि बेटी ने कुल का नाम रोशन किया है। वे विवाह से अब भी प्रसन्न नहीं थे, पर बेटी की सफलता को अपनी प्रतिष्ठा से अलग नहीं रहने देना चाहते थे। अनन्या को प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाना था। स्टेशन पर राघव ने उसका सूटकेस रखा और कहा कि बड़े पद पर बैठना, मगर छोटे लोगों की आवाज कभी मत भूलना। उसने रोते हुए सिर हिलाया था। उन दिनों उनके पत्रों में सपनों की गंध होती थी। अनन्या प्रशिक्षण की कठिनाइयां लिखती, राघव गांवों की सड़कें और नदी की धाराएं लिखता। वह सूर्यगढ़ में बनने वाले नए पुल के सर्वेक्षण में सहायक इंजीनियर नियुक्त हुआ था। उसने लिखा था कि यह पुल केवल ईंट और लोहे का नहीं होगा, यह देवकुंड, हरिपुर और बस अड्डे के बीच जीवन की डोरी बनेगा। अनन्या गर्व से भर जाती। उसे लगता कि वे दोनों अलग अलग जगहों पर रहकर भी एक ही भारत को थोड़ा कम दुखी बनाने का काम कर रहे हैं। फिर राजनीति ने सपनों की भाषा बदल दी। सूर्यगढ़ पुल का ठेका विक्रम सहाय की कंपनी को मिला, जो शहर का नया धनकुबेर था और हरिनारायण त्रिपाठी का निकट सहयोगी भी। राघव ने पहली निरीक्षण रिपोर्ट में ही लिख दिया कि लोहे की छड़ों की गुणवत्ता कम है और सीमेंट में मिलावट है। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे सलाह दी कि कागजों में इतनी ईमानदारी ठीक नहीं। राघव ने घर लौटकर सावित्री देवी से कहा कि मां, गलत पुल बनेगा तो नदी नहीं, लोग टूटेंगे। सावित्री ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा कि सच की कीमत हमेशा लगती है। राघव ने कई बार फाइल रोकने की कोशिश की, पर ऊपर से आदेश आते रहे। फोन पर अनन्या से बात करते हुए उसने संकेत दिया कि परियोजना में गड़बड़ है, मगर उसने नाम नहीं लिए। वह उस समय अपने पहले जिले में प्रशिक्षण पर थी, प्रशासन की भाषा, शक्ति और सीमाएं सीख रही थी। उसने कहा था कि लिखित शिकायत करो, मैं नियम देखूंगी। राघव ने कड़वी हंसी में कहा था कि नियमों की किताब और ठेकेदार की मेज के बीच बहुत दलदल है। अनन्या ने इसे थकान समझा, षड्यंत्र नहीं। यह उनकी पहली चूक थी। एक शाम राघव को विक्रम सहाय के बंगले पर बुलाया गया। संगमरमर की फर्श, विदेशी झूमर और महंगे इत्र की गंध के बीच विक्रम ने चाय रखवाई और कहा कि ईमानदारी अच्छी चीज है, पर परिवार की सुरक्षा उससे बड़ी होती है। उसने अनन्या का नाम लिया, उसके पिता की राजनीति का नाम लिया और पुराने हस्ताक्षरों वाले कुछ कागज दिखाए। राघव समझ गया कि खेल पुल से बड़ा है। यदि वह आवाज उठाएगा तो केवल उसकी नौकरी नहीं जाएगी, अनन्या की नई सेवा, उसके पिता की प्रतिष्ठा और कई निर्दोष मजदूरों पर भी झूठे मुकदमे गिरेंगे। राघव ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने असली नमूनों की तस्वीरें खींचीं, साइड डायरी में नोट लिखे और एक बूढ़े मजदूर इब्बाल चाचा को गवाह बनाया। पर जिस रात वह जिला कार्यालय में शिकायत जमा करने वाला था, उसी रात भारी बारिश हुई। यमुना उफन रही थी और अधबना पुल अचानक गर्जना के साथ गिर पड़ा। लोहे, कंक्रीट और चीखों का वह अंधेरा कई घरों को विधवा कर गया। सुबह तक 27 लोग मर चुके थे। शहर को दोषी चाहिए था और सत्ता को बलि का बकरा। राघव का नाम सबसे पहले उछाला गया। अखबारों ने लिखा कि सहायक इंजीनियर ने रिश्वत लेकर घटिया माल पास किया। टीवी चैनलों ने उसकी पुरानी गरीबी को लालच की कहानी बना दिया। पुलिस ने उसके कमरे से नकली नोटों की गड्डियां बरामद दिखाईं, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। अनन्या प्रशिक्षण से दौड़ी हुई सूर्यगढ़ आई। उसने राघव को थाने में देखा। आंखों के नीचे नींद नहीं, होंठ फटे हुए, पर वह अब भी कह रहा था कि मैंने पुल रोकना चाहा था। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर पीछे पिता की आवाज आई कि अपराधी से भावुकता न्याय को मार देती है। हरिनारायण त्रिपाठी ने अनन्या को अपने पुराने घर के पूजा कक्ष में बिठाकर बहुत देर तक समझाया। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तुम्हें ढाल बना रहा है। उसकी फाइलें साफ हैं क्योंकि उसने सबूत मिटा दिए हैं, और अगर तुम उसके साथ खड़ी हुई तो तुम्हारी सेवा शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए, बैंक खाते, हस्ताक्षर, गवाहों के बयान।
अनन्या का सिर घूम गया। वह जानती थी कि पिता कठोर हो सकते हैं, पर झूठे नहीं। यही उसकी सबसे घातक भूल थी। राघव जमानत पर छूटा तो सबसे पहले अनन्या के पास आया। वह रात बहुत लंबी थी। बाहर आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। भीतर दोनों के बीच विश्वास बुझता जा रहा था। राघव ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, पर अभी सब नहीं बता सकता। अनन्या ने पूछा कि पति अपनी पत्नी से भी सच छिपाएगा। वह चुप रहा, क्योंकि कुछ नाम लेने का अर्थ था उसकी दुनिया को उसी क्षण तोड़ देना। उसकी चुप्पी अनन्या को अपराध जैसी लगी। उसने पहली बार उसके लिए तुम नहीं, आप कहा। दिन अदालतों, पूछताछ और अपमान में बदल गए। अनन्या के प्रशिक्षण अधिकारी ने संकेत दिया कि विवादित विवाह उसकी नियुक्ति पर छाया डाल सकता है। पिता ने तलाक का मसौदा भेज दिया। मां ने रोते हुए कहा कि औरत की जिंदगी में कभी कभी अपना सुहाग नहीं, अपनी अस्मिता बचानी पड़ती है। अनन्या भीतर से दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा राघव की आंखों की सच्चाई पहचानना चाहता था। दूसरा हिस्सा दस्तावेजों, पिता और समाज की आवाज से डरता था। अंततः डर ने प्रेम का हाथ छोड़ दिया। अदालत की उस सुबह धूप बहुत तेज थी। राघव ने सफेद कुर्ता पहना था, जो पुराना होते हुए भी साफ था। अनन्या हल्की पीली साड़ी में आई। माथे पर कोई सिंदूर नहीं। कागजों पर हस्ताक्षर करते समय उसकी उंगलियां कांपीं, पर उसने ऊपर नहीं देखा। जज ने औपचारिक प्रश्न पूछे, वकीलों ने औपचारिक उत्तर दिए, और एक विवाह सरकारी भाषा में समाप्त हो गया। बाहर निकलते समय राघव ने धीरे से कहा कि मैंने तुम्हें खोया नहीं, बचाया है। अनन्या ने इसे नाटक समझा और बिना मुड़े चली गई। तलाक के बाद अनन्या ने स्वयं को काम में झोंक दिया। वह जिलों में घूमती, फाइलें निपटाती, भ्रष्ट कर्मचारियों को निलंबित करती और हर शाम अपने कमरे में अकेली लौटती। लोग उसकी कठोरता को क्षमता कहते, पर वह जानती थी कि यह कठोरता राख से बनी दीवार है। राघव का मुकदमा तकनीकी आधारों में उलझा रहा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, पर लंबी कानूनी प्रक्रिया ने उसे पूरी तरह दोषी भी साबित नहीं किया। समाज को निर्णय की प्रतीक्षा नहीं थी। उसने उसे पहले ही अपराधी मान लिया था। राघव सूर्यगढ़ लौट गया, जहां सावित्री देवी ने बिना प्रश्न किए उसका माथा चूमा। उन्होंने कहा कि बेटा, कर्म का पहिया बड़ा धीमा घूमता है, पर रुकता नहीं। वह घर, जो कभी अनन्या की हंसी से भरा था, अब बीमार मां की खांसी और खाली बर्तनों की आवाज से भर गया। राघव ने मजदूरी की, बच्चों को पढ़ाया और धीरे धीरे लोगों की छोटी मदद करने लगा। उसने अपने बचाव के कई कागज एक लोहे के संदूक में रखे, पर उन्हें खोलने से बचता रहा। सच उसके पास था, साहस नहीं, या शायद प्रेम अब भी उसे रोकता था। अनन्या को कभी कभी खबर मिलती कि राघव ने पुनर्विवाह नहीं किया। गांव के बच्चों को पढ़ाता है, मां की सेवा करता है। वह इन खबरों को झूठी सहानुभूति समझकर काट देती। उसके भीतर घृणा को जीवित रखना आवश्यक था, क्योंकि वही उसे टूटने से बचाती थी। यदि राघव निर्दोष निकला तो उसका अपना निर्णय अपराध बन जाता। इसलिए उसने अपने मन में एक अदालत बना ली, जिसमें अभियुक्त राघव था, न्यायाधीश उसका घायल अहंकार, और सजा आजीवन अविश्वास। मनुष्य कभी कभी सत्य से अधिक अपने निर्णयों की रक्षा करता है। अब 7 वर्षों बाद राहत शिविर के उस थप्पड़ ने पुरानी अदालत का दरवाजा फिर खोल दिया था। रात में भेजी गई जांच का आदेश केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं था, वह अनन्या के भीतर सोए हुए प्रश्न का पुनर्जन्म था। क्या दस्तावेज सच थे? क्या पिता ने जो कहा वह पूरा सत्य था? क्या राघव की चुप्पी अपराध थी या बलिदान? और यदि वह बलिदान था, तो किसे बचाने के लिए? सुबह जब कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम से पुरानी फाइल निकाली गई, तो धूल के साथ अतीत की कराह भी हवा में फैल गई। सुबह सूर्यगढ़ की चाय की दुकानों पर अखबारों से पहले मोबाइल फोन खुल गए थे। हर स्क्रीन पर वही दृश्य चमक रहा था, अनन्या त्रिपाठी का हाथ, राघव का मुड़ता चेहरा, और फिर उसका झुककर बच्चे का रुमाल उठाना। लोग चाय की भाप में न्याय,
अपमान और राजनीति की अपनी अपनी व्याख्या मिला रहे थे। किसी ने कहा कि डीएम साहिबा ने भ्रष्ट आदमी को सही सबक दिया, तो किसी ने धीरे से पूछा कि अगर वह सचमुच इतना दोषी था तो थप्पड़ खाकर भी उसकी आंखों में शर्म नहीं, दुख क्यों था? कलेक्ट्रेट के बाहर पत्रकारों की गाड़ियां खड़ी थीं। कैमरों के सामने स्थानीय नेताओं की नैतिकता अचानक जाग गई थी। विपक्षी दल ने इसे सत्ता का अहंकार कहा, सत्ताधारी दल ने प्रशासनिक अनुशासन का मामला बताया, और सोशल मीडिया पर लोग अनन्या की निजी जिंदगी को नमक मिर्च लगाकर बेचने लगे। अनन्या अपने कमरे में बैठी फाइलों पर हस्ताक्षर करती रही, जैसे बाहरी शोर उससे कोई संबंध न रखता हो, लेकिन हर दस्तखत के साथ उसे हथेली में वही जलन महसूस होती, जो रात भर किसी अदृश्य अंगारे की तरह बनी रही थी। मुख्य सचिवालय से फोन आया। आवाज औपचारिक थी, पर सावधानी से भरी हुई। पूछा गया कि क्या सार्वजनिक स्थल पर ऐसी प्रतिक्रिया उचित थी और क्या संबंधित व्यक्ति ने कोई शिकायत दी है। अनन्या ने संयमित स्वर में कहा कि राहत शिविर में अव्यवस्था थी, उसे सुधार दिया गया है और शिकायत की कोई सूचना नहीं है। फोन कटते ही उसने कुर्सी की पीठ पकड़ ली। उसे पहली बार लगा कि राघव की चुप्पी भी एक दस्तावेज है जिस पर कोई सरकारी मुहर नहीं, फिर भी वह उसके खिलाफ गवाही दे रही है। दोपहर तक थाना प्रभारी ने रिपोर्ट भेजी कि राघव प्रताप सिंह ने न शिकायत दर्ज कराई, न मीडिया से बात की। जब एक स्थानीय चैनल उसके पास पहुंचा तो उसने केवल इतना कहा कि बाढ़ पीड़ितों की चिंता कीजिए, बाकी बातों से पेट नहीं भरता। यह वाक्य टीवी पर चला नहीं, क्योंकि उसमें तमाशा नहीं था, मगर अनन्या के विशेष कार्याधिकारी ने उसकी लिखित प्रतिलिपि मेज पर रख दी। अनन्या ने पढ़ा और देर तक कागज पर उंगलियां रखे रही। अपमानित आदमी अगर प्रतिशोध न चुने तो अपराध किसका रह जाता है। राघव उस दिन हमेशा की तरह यमुना किनारे बने अपने अस्थायी स्कूल पहुंचा। स्कूल क्या था? पुराने गोदाम की टूटी दीवारें, टीन की छत, बांस की खपच्चियों से बना दरवाजा और मिट्टी पर बिछी बोरियां। एक ओर काली पट्टी टंगी थी, दूसरी ओर बच्चों के नाम चूने से लिखे थे। बाढ़ में आधी किताबें भीग गई थीं, पर बच्चे आ गए थे, क्योंकि भूख और डर से बचने के लिए भी मनुष्य को अक्षर चाहिए। राघव ने गाल पर हल्दी का पीला निशान छिपाने की कोशिश नहीं की। मीरा सबसे आगे बैठी थी। उसकी आंखें रात से सूजी हुई थी, जैसे वह चुपचाप रोती रही हो। उसने स्लेट पर कुछ नहीं लिखा। राघव ने पूछा कि आज गणित से दुश्मनी क्यों है। मीरा ने धीमे से कहा कि जिसने आपको मारा वह बुरी है। राघव ने चौक नीचे रखा और बच्चों की ओर देखा। उसने कहा कि किसी को एक घटना से बुरा मत कहो, वरना दुनिया में अच्छा कोई नहीं बचेगा। बच्चे अर्थ नहीं समझे, पर उसकी आवाज में ऐसा दुख था कि सभी कुछ पल शांत बैठे रहे। मीरा ने जिद की कि अगर कोई मुझे मारे तो क्या आप भी यही कहेंगे? राघव उसके पास बैठ गया। उसने कहा कि अन्याय सहना धर्म नहीं, पर हर चोट का जवाब चोट से देना भी धर्म नहीं। कुछ चोटें गलतफहमी से आती हैं, कुछ अहंकार से, और कुछ उस दुख से जिसे आदमी बोल नहीं पाता। मीरा ने पूछा कि क्या डीएम मैडम दुखी हैं? राघव ने नदी की ओर देखा, जहां बाढ़ का पानी अब भी मटमैला बह रहा था। उसने कहा कि शायद सबसे ज्यादा वही दुखी है जिसे सब शक्तिशाली समझते हैं। उस समय अनन्या के भेजे हुए 2 कर्मचारी दूर खड़े सब देख रहे थे। वे राजस्व विभाग के साधारण कर्मचारी थे, जिन्हें आदेश मिला था कि राघव की वर्तमान स्थिति का पता लगाएं। उन्होंने सोचा था कि कोई छिपा हुआ बंगला, कोई गुप्त आय, कोई नया ठेका मिलेगा, पर उन्हें मिला एक टूटा स्कूल, 15 बच्चे, बीमार मां की दवाइयों की पर्चियां और चंदे से खरीदी गई पुरानी किताबें। उनमें से एक ने बगल वाले से कहा कि साहब, फाइल में तो यह आदमी लाखों का घोटालेबाज लिखा है, यहां तो चप्पल भी सिलाई हुई है। शाम को रिपोर्ट अनन्या तक पहुंची। उसमें लिखा था कि राघव प्रताप सिंह कोई नियमित आय प्राप्त नहीं करता, कुछ बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है,
कभी कभी मजदूरों के कागज भरने में मदद करता है, और गांव वालों से अनाज मिल जाए तो घर चलता है। उसकी मां सावित्री देवी मधुमेह और गठिया से पीड़ित है। घर में बिजली का बिल कई महीनों से बकाया है। अनन्या ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, फिर पहली पंक्ति पर लौट आई। कोई नियमित आय नहीं। क्या यही वह आदमी था जिसने पुल के नाम पर रिश्वत खाई थी? उसने स्वयं को तुरंत डांटा। गरीबी निर्दोषता का प्रमाण नहीं होती। कई लोग धन छिपा लेते हैं। कई अपराधी धर्मात्मा का वेश पहन लेते हैं। उसने फाइल बंद की, पर मन बंद नहीं हुआ। उसे याद आया कि राघव कभी झूठ बोलने में बहुत खराब था। छोटी सी बात छिपाते समय भी उसके कान लाल हो जाते थे। फिर वह बैंक खाते, गवाह और नकदी कैसे रच सकता था? यह सोचते ही उसने पिता का चेहरा याद किया, उनका कांपता हुआ क्रोध, उनका कहना कि बेटी, भावुक स्त्री न्याय नहीं कर सकती। वह फिर कठोर हो गई। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम से पुरानी पुल दुर्घटना की फाइलें आईं। कागज पीले पड़ चुके थे, किनारों पर धूल थी, पर सरकारी भाषा अब भी ठंडी थी। मृतकों की सूची, तकनीकी रिपोर्ट, निलंबन आदेश, बैंक विवरण, ठेका स्वीकृति, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, सब एक क्रम में बंधे थे। अनन्या ने देर रात तक पढ़ा। हर पन्ने पर राघव का नाम था, पर अजीब बात यह थी कि विक्रम सहाय का नाम केवल औपचारिक संदर्भों में आता था, जैसे ठेकेदार नहीं, कोई छाया हो। यह अनुपस्थिति उसे उपस्थिति से अधिक भारी लगी। उसने गुणवत्ता जांच की मूल रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि कुछ पृष्ठ रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। नोटिंग में लिखा था कि बाढ़ और स्थानांतरण के दौरान कागज क्षतिग्रस्त हो गए। यह वही सरकारी वाक्य था जिसके पीछे अक्सर सच की लाश छिपाई जाती है। अनन्या ने फाइल पर लाल पेंसिल से चिह्न लगाया। बाहर रात गहरा गई थी। छपरासी तीसरी बार चाय रखकर जा चुका था। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी जैसे पूछ रही थी कि 7 साल बाद जागी हुई शंका क्या सच तक पहुंच पाएगी। उधर राघव की झोपड़ी में सावित्री देवी खाट पर लेटी थीं। उनकी सांस बीच बीच में अटकती थी, पर आंखें अब भी तेज थीं। उन्होंने बेटे के गाल का निशान देखा और कुछ देर चुप रहीं। फिर बोलीं कि बहू ने हाथ उठाया। राघव ने धीरे से कहा कि अब वह बहू नहीं, जिले की अधिकारी है। सावित्री ने करवट बदलने की कोशिश की और दर्द से कराह उठी। उन्होंने कहा कि रिश्तों की मृत्यु कागज से होती तो विधवाएं सपने में अपने पतियों से बात न करतीं। राघव चुपचाप उनके पैर दबाता रहा। सावित्री देवी ने पूछा कि तूने सच क्यों नहीं बोल दिया? राघव ने उत्तर नहीं दिया। वे सब जानती थीं, फिर भी यह प्रश्न करती थीं, जैसे शायद किसी दिन बेटा अपने ही मौन से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि कर्म का धर्म न्याय है, पर मनुष्य का धर्म सत्य बोलना है। तूने जिसे बचाया वही तुझे अपराधी समझती रही। राघव ने मां की सूखी हथेली अपने माथे से लगा ली। उसने कहा कि अगर सच से उसका घर जलता तो क्या मैं उसे न्याय कहता? सावित्री की आंखों में पानी आ गया। मीरा दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे आधे शब्द समझ आते थे, आधे नहीं। वह केवल इतना जानती थी कि राघव बाबा रात को अक्सर पुराने लोहे के संदूक को देखते हैं, पर खोलते नहीं। उस संदूक में कपड़े नहीं, कागज थे। कागजों में कुछ तस्वीरें, कुछ डायरी के पन्ने और एक टूटी हुई चूड़ी। मीरा ने एक बार पूछा था कि यह किसकी है? राघव ने कहा था कि किसी ऐसे घर की जो बना भी था और गिर भी गया। बच्ची को लगा था कि शायद घर भी पुलों की तरह टूटते हैं। अगले दिन अनन्या ने गुप्त रूप से जिला अस्पताल से पुल दुर्घटना के मृतकों और घायलों का पुराना रिकॉर्ड मंगवाया। नामों की लंबी सूची में उसे कई अनजान चेहरे दिखे, लेकिन एक नाम पर उसकी नजर अटक गई। रुक्मिणी, आयु 27, मृत्यु स्थल पर। उसके साथ एक शिशु लड़की का उल्लेख था, अज्ञात, जीवित मिली। आगे कोई रिकॉर्ड नहीं था। अनन्या ने माथे पर हाथ रखा। क्या वही बच्ची आज राघव के पास बैठी मीरा थी? अगर हां,
तो दोषी आदमी ने मृतक की संतान क्यों पाली? उसने आदेश दिया कि मीरा के अभिभावक संबंधी जानकारी जुटाई जाए। शाम तक पता चला कि बच्ची को किसी अनाथालय में औपचारिक रूप से नहीं दिया गया, बल्कि स्थानीय पंचायत के मौखिक प्रमाण पर राघव ने उसकी देखभाल शुरू की। कोई संपत्ति तो नहीं वहां के इस्तरांसकारता 7, कोई मुआवजा, कोई लाभ उसके नाम नहीं मिला था। उलटे राघव ने कई बार मुआवजा सूची में उसका नाम जोड़ने के आवेदन दिए, जो लंबित रहे। अनन्या ने फाइल पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा कि उसके सामने बैठी व्यवस्था स्वयं उससे अधिक निर्दयी है। फिर भी वह राघव से सीधे बात करने का साहस नहीं जुटा पाई। पद का अहंकार, पुराने निर्णय का बोझ और सार्वजनिक थप्पड़ की शर्म, तीनों उसके कदम रोकते रहे। उसने सोचा कि वह अधिकारी है, जांच के माध्यम से ही सत्य तक जाएगी, पर भीतर कोई धीमी आवाज कहती कि यह सत्य नहीं, अपने अपराध को देर से छूने का तरीका है। रात में उसने आईने में स्वयं को देखा। चेहरे पर वही दृढ़ता थी, पर आंखों के नीचे थकान की नीली रेखाएं थीं। उसे लगा जैसे वह स्वयं की गवाह बनती जा रही है। तीसरे दिन राघव को तहसील से नोटिस मिला कि बाढ़ राहत शिविर में उसके हस्तक्षेप संबंधी विवरण मांगे गए हैं। नोटिस औपचारिक था, पर भेजने वाला दफ्तर वही था जहां अनन्या बैठती थी। मीरा घबरा गई। उसने पूछा कि क्या पुलिस आएगी? राघव ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, बस कागज आए हैं और कागजों को चाय नहीं पिलानी पड़ती। पर जब वह अकेला हुआ, उसने नोटिस को देर तक देखा। उसे समझ आया कि अनन्या उसे दंडित नहीं कर रही, शायद समझना चाह रही है। यह संभावना भी दर्द देती थी। राघव ने जवाब लिखा। उसने शिविर में अपनी उपस्थिति का कारण बताया, विधवा के परिवार का विवरण दिया और अंत में लिखा कि यदि मेरी उपस्थिति से प्रशासनिक असुविधा हुई हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उसने थप्पड़ का एक शब्द भी नहीं लिखा। जब जवाब अनन्या के हाथ पहुंचा, वह उस अंतिम पंक्ति पर ठहर गई। खेद वही व्यक्त कर रहा था जिसे सार्वजनिक रूप से मारा गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे की हवा खींच ली। क्या नम्रता भी कभी मनुष्य को कटघरे में खड़ा कर सकती है? उस शाम सूर्यगढ़ में करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो गईं। बाजार में छलनी, लाल चूड़ियां, मेहंदी और साड़ियों की दुकानों पर भीड़ थी। अनन्या सरकारी बंगले से लौटते समय कार की खिड़की से उन्हें देखती रही। वर्षों पहले वह इसी दिन राघव के लिए व्रत रखती थी। उसने उसे पानी पिलाते समय हंसकर कहा था कि मैं वैज्ञानिक आदमी हूं, पर तुम्हारी आंखों में चांद देखना मुझे अंधविश्वासी बना देता है। तलाक के बाद उसने यह पर्व मनाना छोड़ दिया था, पर बाजार की हर चूड़ी उस स्मृति को खनका रही थी। बंगले पर पहुंचकर उसने पिता का फोन उठाया। हरिनारायण त्रिपाठी ने पूछा कि वीडियो की बात बढ़ तो नहीं रही, और सलाह दी कि उस आदमी से दूरी बनाए रखना। उनकी आवाज में चिंता से अधिक नियंत्रण था। अनन्या ने पहली बार उनके शब्दों के बीच खाली जगह सुनी। उसने सहजता से पूछा कि पुराने पुल मामले में गुणवत्ता रिपोर्ट के कुछ पन्ने क्यों गायब थे। फोन के उस पार कुछ पल चुप्पी रही। फिर पिता ने कठोर स्वर में कहा कि पुराने घाव कुरेदने से बदनामी ही निकलती है। अनन्या ने फोन रख दिया। रात को वह नींद से चौंक कर उठी। सपने में उसने वही पुल देखा था, आधा बना, आधा टूटा, और बीच में राघव खड़ा था। वह उसे पुकार रही थी, पर पानी की आवाज शब्दों को डुबो रही थी। जब वह जागी तो कमरे में अंधेरा था और खिड़की से यमुना की नमी भरी हवा आ रही थी। उसने दराज खोली, चांदी की पायल निकाली और हथेली पर रख ली। 7 साल बाद पहली बार उसने स्वीकार किया कि स्मृति को नफरत में बदल देना भूलना नहीं होता, वह केवल प्रेम की राख को चेहरे पर मल लेना होता है। अगली सुबह अनन्या ने निर्णय लिया कि पुराने पुल मामले को अनौपचारिक रूप से फिर से पढ़ा जाएगा। उसने किसी को कारण नहीं बताया। उसी दिन राघव ने अपने स्कूल में बच्चों को निबंध लिखने को दिया। विषय था, सच बोलना क्यों कठिन होता है। मीरा ने अपनी स्लेट पर लिखा कि सच बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं, पर झूठ बोलने से भगवान नाराज होते हैं।
राघव ने वह पंक्ति पढ़ी तो उसकी आंखें भर आईं। दूर कलेक्ट्रेट में अनन्या भी एक फाइल पर झुकी थी और दोनों के बीच वर्षों की दूरी में पहली बार एक प्रश्न पुल बनने लगा था। सूर्यगढ़ में नए पुल की घोषणा ऐसे हुई जैसे किसी भूखे बच्चे के सामने मिठाई रख दी गई हो। बाजार की दीवारों पर पोस्टर चिपक गए, अखबारों में रंगीन विज्ञापन छपे और नेताओं ने कहा कि यह पुल जिले की किस्मत बदल देगा। यमुना के दोनों किनारों पर बसे गांवों ने वर्षों से एक स्थायी रास्ते का इंतजार किया था। अनन्या ने परियोजना की पहली बैठक में फाइलों का ढेर देखा, नक्शे देखे, लागत देखी और फिर ठेकेदार का नाम पढ़ते ही उसकी उंगलियां थोड़ी ठिठक गईं। विक्रम सहाय फिर सामने था। विक्रम अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुका था। उसके पास निर्माण कंपनियों की लंबी श्रृंखला थी, राजनेताओं से संबंध थे और समाज सेवा के नाम पर स्कूलों में दान देने की आदत थी। वह बैठक में रेशमी कुर्ता और महंगी घड़ी पहनकर आया, जैसे सरकारी मेज भी उसकी निजी बैठक हो। उसने अनन्या से विनम्रता से कहा कि पुराने घावों को भूलकर सूर्यगढ़ को भविष्य देना होगा। यह वाक्य सामान्य लगता यदि उसमें पुरानी घटना की छाया न होती। अनन्या ने केवल इतना कहा कि भविष्य की नींव ईमानदार होगी, वरना पुल नहीं बनेगा। बैठक के बाद तकनीकी अधिकारी नक्शे समझाने लगे। नदी के मोड़, मिट्टी की गहराई, पाइलिंग की लागत और सुरक्षा मानकों पर चर्चा चली। अनन्या ध्यान से सुनती रही, पर उसे अजीब लगा कि कई जगह वही भाषा, वही अनुमान, वही जल्दी दिखाई दे रही थी जो पुरानी फाइलों में थी। उसने पूछा कि स्वतंत्र भू वैज्ञानिक जांच किस संस्था ने की है। अधिकारी ने तुरंत एक रिपोर्ट आगे बढ़ाई। रिपोर्ट नई थी, मुहर नई थी, पर कुछ आंकड़े पुराने पुल की फाइलों से हूबहू मिलते थे। संयोग कभी कभी बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाता है। उसी शाम राघव को खबर मिली कि नया पुल उसी धारा पर बनना है जहां नदी बरसात में अपना पेट बदल लेती है। वह बच्चों को पढ़ा रहा था, पर उसके हाथ में पकड़ी चौक बीच में ही रुक गई। वर्षों पहले उसने इसी मिट्टी को जांचा था। उसे याद था कि ऊपर से जमीन ठोस दिखती है, पर भीतर गीली रेत और बहती हुई परतें हैं। उसने मीरा से किताबें समेटने को कहा और रात में पुराने नक्शे निकालकर देर तक बैठा रहा। हर रेखा उसे मृतकों की सांस जैसी लग रही थी। राघव जानता था कि अनन्या उससे बात नहीं करेगी, फिर भी उसने एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि नदी के इस हिस्से में गहरी जांच आवश्यक है। बरसाती धारा के दबाव को कम आंका जा रहा है और यदि जल्दबाजी हुई तो दुर्घटना दोहर सकती है। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई भावनात्मक स्मरण नहीं जोड़ा। पत्र सरकारी भाषा में था, पर हर पंक्ति में भय की धड़कन थी। सुबह वह स्वयं कलेक्ट्रेट गया। गेट पर पहरेदार ने उसे पहचान लिया। आंखों में जिज्ञासा आई, पर उसने भीतर जाने दिया। अनन्या उस समय जनसुनवाई में बैठी थी। किसान मुआवजे की बात कर रहे थे, महिलाएं राशन कार्ड की और कुछ युवा नौकरी की। राघव पीछे खड़ा रहा जब तक उसका नंबर नहीं आया। उसने फाइल आगे रखी और कहा कि यह नए पुल की तकनीकी आपत्ति है। कमरे में हल्की फुसफुसाहट दौड़ गई। अन्या ने फाइल ली, पर उसका चेहरा निर्विकार रहा। उसने पूछा कि आप किस आधिकारिक क्षमता से यह आपत्ति दे रहे हैं। राघव ने उत्तर दिया कि किसी क्षमता से नहीं, केवल उस आदमी की तरह जिसने एक बार गिरता हुआ पुल देखा है। वाक्य सुनते ही कमरे की हवा भारी हो गई। अनन्या के भीतर पुरानी चोट और नई शंका एक दूसरे से टकराईं। उसे लगा कि राघव फिर वही कर रहा है, सार्वजनिक जगह पर अपनी नैतिकता का बोझ उसके सामने रख रहा है। उसने फाइल सचिव को देते हुए कहा कि आवेदन प्राप्त कर लिया जाए, परीक्षण होगा। राघव ने कहा कि परीक्षण कागजों का नहीं, मिट्टी का होना चाहिए। यह आग्रह था, पर अनन्या को आदेश जैसा लगा। उसने ठंडी आवाज में कहा कि प्रशासन भावनाओं से नहीं चलता और आप जन सुनवाई बाधित न करें। राघव ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में न चुनौती थी, न विनती, बस एक थका हुआ भय था।
उसने धीरे से कहा कि भावनाओं से पुल नहीं बनते, पर लापरवाही से लोग मरते हैं। यह सुनते ही अनन्या की सहनशक्ति टूटने लगी। पत्रकार फिर कमरे में मौजूद थे। अफसरों की निगाहें फिर उसी निजी इतिहास की ओर मुड़ रही थीं। उसने मेज पर हथेली रखी और कहा कि यदि आपको तकनीकी आपत्ति है तो लिखित प्रक्रिया अपनाइए। यहां नाटक मत कीजिए। राघव ने सिर झुकाया, पर जाते जाते फाइल की ओर देखकर बोला कि समय बहुत कम है। उस दिन के बाद अनन्या ने राघव का पत्र तकनीकी समिति को भेज दिया, पर साथ ही स्वयं भी आंकड़ों की जांच शुरू की। उसने पाया कि विक्रम की कंपनी ने असाधारण तेजी से स्वीकृतियां प्राप्त की थीं। पर्यावरण अनुमति में कुछ तारीखें मेल नहीं खाती थीं। मिट्टी की जांच करने वाली संस्था वास्तव में विक्रम की सहायक कंपनी से जुड़ी थी। ये बातें स्पष्ट अपराध नहीं थी, पर इतनी धुंध अवश्य थीं कि रोशनी मांगती। अनन्या ने एक स्वतंत्र टीम गठित करने का मसौदा तैयार किया, पर उसी शाम पिता का फोन आ गया। हरिनारायण त्रिपाठी की आवाज में इस बार स्नेह नहीं, चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से जनता नाराज होती है और कुछ लोग पुराने बदले के कारण परियोजनाएं रोकना चाहते हैं। अनन्या ने पूछा कि उन्हें राघव के पत्र की खबर कैसे मिली। फोन के उस पार क्षण भर मौन रहा। फिर पिता ने हंसकर कहा कि राजनीति में हवा भी समाचार लाती है। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके कार्यालय की दीवारें उतनी मजबूत नहीं जितनी दिखती हैं। किसी ने भीतर की बात बाहर पहुंचाई थी। विक्रम ने अगले सप्ताह सार्वजनिक परामर्श सभा रखी। मंच पर विधायक, व्यापारी, पंचायत प्रधान और अधिकारी बैठे। भीड़ में मजदूर, किसान और दुकानदार थे, जिनके लिए पुल आशा था। विक्रम ने भाषण दिया कि कुछ लोग विकास रोकना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी बदनामी उन्हें जनता की खुशी सहने नहीं देती। नाम नहीं लिया गया, पर सब समझ गए। राघव भी पीछे खड़ा था। अनन्या मंच पर बैठी रही, चेहरा शांत, पर भीतर उबाल था। उसे लगा कि विक्रम जनता के सपने को ढाल बनाकर हर प्रश्न को अपराध बना रहा है। सभा के बाद राघव ने फिर बोलने की अनुमति मांगी। कुछ लोगों ने हूटिंग की, कुछ चुप रहे। उसने माइक पकड़ा और कहा कि मैं पुल का विरोधी नहीं, गलत नींव का विरोधी हूं। उसने नदी के पुराने बहाव, मिट्टी के दबाव और पाइलिंग की गहराई समझानी शुरू की। उसके शब्द तकनीकी थे, पर स्वर जीवन से भरा था। तभी विक्रम मुस्कुराया और बोला कि जिनके हाथों एक पुल गिर चुका हो, वे अब सुरक्षा सिखाएंगे। भीड़ में हलचल हुई। राघव के चेहरे पर कोई रंग नहीं बदला, पर अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। अनन्या को लगा कि सभा नियंत्रण से बाहर जा रही है। उसने माइक लिया और कहा कि जिला प्रशासन विशेषज्ञों से राय लेगा, पर सार्वजनिक मंच पर अपुष्ट आरोपों की अनुमति नहीं दी जा सकती। राघव ने कहना चाहा कि यह आरोप नहीं, चेतावनी है। अनन्या ने पुलिस को संकेत किया कि उन्हें मंच के सामने से हटाया जाए। 2 सिपाही आगे आए। राघव ने विरोध नहीं किया। जाते हुए उसने केवल नदी की ओर इशारा किया और कहा कि अगर धरती बोल सकती तो आज आप सब भाग जाते। भीड़ ने इसे पागलपन समझकर हंसी में उड़ा दिया। उस शाम सूर्यगढ़ की हवा में उत्सव और भय दोनों थे। पुल के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो गई थी। मंदिरों में घंटियां बजेंगी, नारियल फूटेगा, नेता भाषण देंगे और मजदूर अगले दिन से मिट्टी काटना शुरू करेंगे। अनन्या ने फाइलों पर हस्ताक्षर किए, पर उसके मन में राघव की उंगली से दिखाया गया नदी का मोड़ अटका रहा। उसने तकनीकी टीम को तुरंत स्थल निरीक्षण का आदेश दिया। आदेश निकलते ही किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी। फोन आए, अनुरोध आए, दबाव आया और अंत में धमकी भी आई। इसी बीच देवकुंड के पुराने मोहल्ले में इकबाल चाचा कई रातों से सो नहीं पा रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, पीठ झुक गई थी, पर आंखों में वह दुर्घटना अब भी जलती थी। पुराने पुल के समय वे लोहे की छड़ें बांधने वाले मुखिया मिस्त्री थे। उन्होंने देखा था कि कैसे रात में घटिया माल आया,
कैसे नकली बिल बने, कैसे राघव ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने तब डरकर चुप्पी चुनी थी, क्योंकि उनके दो बेटे विक्रम की कंपनी में मजदूरी करते थे। चुप्पी ने उनके घर को बचाया, आत्मा को नहीं। इब्बाल चाचा के पास एक लोहे का छोटा डिब्बा था, जिसे वे नमाज की चटाई के नीचे रखते थे। उसमें पुरानी साइड डायरी के फटे पन्ने, असली नमूना रिपोर्ट की प्रति, कुछ तस्वीरें और एक पुराना ऑडियो कैसेट था। कैसेट में वह बातचीत थी जिसमें विक्रम का मैनेजर घटिया सीमेंट उतरवाने का आदेश दे रहा था और किसी बड़े आदमी का नाम लेकर मजदूरों को चुप रहने को कह रहा था। इब्बाल ने यह सब इसलिए बचाकर रखा था कि शायद कयामत के दिन अल्लाह पूछे तो वह कह सके कि सच पूरी तरह दफन नहीं किया था। भूमि पूजन से 2 दिन पहले इब्बाल चाचा राघव की पाठशाला आए। बच्चे जा चुके थे। राघव टूटी बेंच ठीक कर रहा था। बूढ़े ने बिना भूमिका के डिब्बा उसके सामने रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कहा कि बेटा, मेरे गुनाह का बोझ अब सांस नहीं लेने देता। राघव ने डिब्बा खोला तो पुराने कागजों की गंध के साथ 7 साल पहले की चीखें बाहर आ गईं। उसने तस्वीरें देखीं, रिपोर्ट देखी और फिर उस कैसेट को हाथ में लिया जैसे वह कोई जिंदा अंगारा हो। उसकी आंखें भीग गईं। राघव ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। इबाल चाचा रोते हुए बोले कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया, पर मेरे बच्चे छोटे थे। विक्रम के लोग धमकी देते थे। पंडित जी का नाम सुनकर पुलिस भी पीछे हट जाती थी। राघव का चेहरा कठोर हो गया, पर बूढ़े के लिए नहीं, उस व्यवस्था के लिए जो गरीबों के डर को अपराध में बदल देती है। उसने पूछा कि अब क्यों आए हो? इब्बाल ने कहा कि नया पुल फिर उसी तरह बन रहा है। अगर फिर लोग मरे तो मेरी कब्र भी मुझे जगह नहीं देगी। राघव ने डिब्बा बंद किया। भीतर एक संघर्ष उठ रहा था। यह सब अनन्या को दे देना चाहिए, यही न्याय था। पर इन कागजों में केवल विक्रम नहीं, हरिनारायण त्रिपाठी की छाया भी थी। एक नोटिंग पर उनके निजी सचिव के हस्ताक्षर थे। एक कॉल रिकॉर्ड में उनका नाम संकेत रूप में था और एक फोटो में विक्रम के साथ वे निर्माण स्थल पर खड़े दिखते थे। यदि यह सच सामने आया तो अनन्या का पिता टूटेगा, उसका परिवार टूटेगा और वह जान जाएगी कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था वही उसके विवाह का कातिल था। राघव ने अपने भीतर से पूछा कि क्या किसी को दुख से बचाने के लिए सच दबाना फिर वही गलती नहीं होगी? वर्षों पहले उसने इसी सोच से चुप्पी ओढ़ी थी। परिणाम यह हुआ कि अनन्या ने उसे अपराधी समझा। मृतकों को पूरा न्याय नहीं मिला और विक्रम फिर पुल बना रहा था। सावित्री देवी की बात याद आई कि सत्य बोलना मनुष्य का धर्म है। प्रेम यदि सत्य से डरता है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। फिर भी अनन्या के चेहरे की कल्पना आते ही उसका हृदय कांप गया। वह उसे फिर से टूटते नहीं देखना चाहता था। रात में राघव ने सावित्री देवी को सब बताया। बूढ़ी मां ने ध्यान से सुना। उनके कमरे में मिट्टी के दिए की लौ कांप रही थी और दीवार पर उनकी छाया बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूछा कि बेटा, तू कब तक उसके लिए अपने नाम पर कालिख लगाता रहेगा? राघव ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं डरता, मां। वह अपने पिता को देवता मानती है। सावित्री ने धीमे से कहा कि देवता यदि निर्दोषों के खून पर खड़े हों तो उन्हें देवता मानना भी पाप है। बेटा, बहू को दर्द होगा, पर झूठ से मुक्ति नहीं मिलती। अगले दिन राघव कलेक्ट्रेट नहीं गया। उसने सीधे यमुना किनारे उस पुराने घाट पर अनन्या को संदेश भिजवाया जहां कभी वे करवा चौथ की रात चांद देखा करते थे। संदेश में केवल लिखा था कि नए पुल से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है, अकेले मिलना आवश्यक है। अनन्या ने संदेश पढ़ा तो क्रोध और जिज्ञासा दोनों उठे। उसे लगा कि राघव निजी स्मृति का उपयोग कर रहा है। फिर उसने पुराने फाइलों की गायब रिपोर्ट याद की, पिता की चुप्पी याद की, विक्रम की मुस्कान याद की। शाम ढलते समय वह बिना आधिकारिक काफिले के घाट की ओर चली। यमुना उस दिन शांत दिख रही थी, जैसे उसकी गहराई में कोई रहस्य न हो। घाट पर पीपल की छाया लंबी पड़ी थी।
राघव सीढ़ियों पर बैठा डिब्बा पकड़े इंतजार कर रहा था। अनन्या आई तो दोनों के बीच कुछ पल केवल नदी बोली। उसने कठोर स्वर में पूछा कि यह कौन सा नया नाटक है। राघव ने डिब्बा आगे बढ़ाया और कहा कि अगर इसे नाटक समझो तो मैं अभी चला जाता हूं। अनन्या ने डिब्बा लिया, पर हाथ खोलने से पहले रुक गई। उसके भीतर एक डर जागा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से पहले जीवन कम दुखी होता है। राघव ने कहा कि इस डिब्बे में पुराने पुल की वे चीजें हैं जिन्हें फाइलों से गायब कर दिया गया था। अनन्या ने उसकी ओर देखा, इस बार अधिकारी की तरह नहीं, उस स्त्री की तरह जिसे अपने ही अतीत की चौखट पर खड़ा कर दिया गया हो। उसने पूछा कि 7 साल तक तुमने यह क्यों नहीं दिया? राघव ने उत्तर देने में देर की, फिर बोला कि कुछ सच तुम्हारे घर को तोड़ देते और मैं उस समय तुम्हें बचाना चाहता था। अनन्या की आंखों में आग भर आई। उसने कहा कि मुझे बचाया या मुझे अंधा रखा? राघव ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि शायद उसने गलत किया। न्याय को टालकर किसी का दुख नहीं बचाया जा सकता। उसने कहा कि अब नया पुल बन रहा है और वही लोग फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। यदि तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, पर इस बार फाइलों को मत मानो, मिट्टी को सुनो, मजदूरों से पूछो और विक्रम पर भरोसा मत करो। अनन्या ने डिब्बा छाती से लगा लिया। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। यमुना के जल में डूबता सूरज लाल था, जैसे वर्षों पुराना रक्त फिर सतह पर आ गया हो। घाट से लौटते समय अनन्या ने डिब्बा अपनी गोद में ऐसे दबा रखा था जैसे उसमें कागज नहीं, किसी मृत आत्मा की हड्डियां हों। सरकारी बंगले तक का रास्ता लंबा नहीं था, पर उस रात हर मोड़ पर उसे अपना अतीत खड़ा दिखाई दिया। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा भीतर से बंद किया और एक एक दस्तावेज मेज पर फैलाया। पुरानी साइड डायरी, तस्वीरें, सामग्री जांच रिपोर्ट, ऑडियो कैसेट की धूल भरी रील। हर कागज उसके भीतर से एक वाक्य छीन रहा था कि राघव दोषी था। सुबह तक अनन्या ने सोया नहीं। ऑडियो कैसेट चलाने के लिए पुराने रिकॉर्डर की व्यवस्था करनी पड़ी। आवाजें खड़खड़ाहट में टूटती थीं, फिर भी पहचानी जा सकती थी। विक्रम के मैनेजर की हंसी, मजदूरों को धमकाने वाला स्वर और बीच बीच में किसी बड़े आदमी का नाम छिपाकर लिया गया संकेत। एक जगह कहा गया कि पंडित जी से बात हो गई है, फाइल ऊपर नहीं रुकेगी। अनन्या ने मशीन बंद कर दी। पंडित जी, उसके लिए यह शब्द पिता था, जनता के लिए नेता और शायद मृतकों के लिए अपराध की छाया। उसी दिन शहर में एक और खबर फैली। हरिनारायण त्रिपाठी ने अपने घर में विशेष पूजा और पारिवारिक भोज रखा था। लोगों ने फुसफुसाकर कहा कि यह अनन्या और विक्रम सहाय के संबंध को सार्वजनिक स्वीकृति देने की तैयारी है। पिता ने उसे फोन पर बुलाया और कहा कि जीवन बहुत लंबा अकेले नहीं काटा जाता बेटी, समाज प्रश्न करता है और विक्रम जैसा सक्षम पुरुष तुम्हारे सम्मान को नया आधार देगा। अनन्या ने फोन पकड़े पकड़े अपनी मेज पर पड़े प्रमाणों को देखा। सम्मान शब्द अचानक उसे कच्चे खून की गंध जैसा लगा। वह पिता के घर गई तो आंगन में आम के पत्तों की बंधनवार बंधी थी। चांदी के बर्तनों में मिठाइयां रखी थीं और पुरोहित वेद मंत्रों की तैयारी कर रहे थे। मां की आंखें थकी हुई थीं, पर चेहरे पर बनावटी प्रसन्नता थी। विक्रम ने झुककर नमस्कार किया और कहा कि पुराने विवादों को पीछे छोड़कर अब नया आरंभ होना चाहिए। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां अपराध की बेचैनी नहीं थी, केवल वह आत्मविश्वास था जो वर्षों तक बच निकलने वालों के चेहरे पर जम जाता है। भोज के बीच हरिनारायण ने सबके सामने कहा कि बेटी की जिंदगी में स्थिरता चाहिए और समाज के सामने मजबूत परिवार का उदाहरण भी। कुछ रिश्तेदारों ने प्रशंसा की, कुछ ने चुपचाप अनन्या की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह कोई व्यक्ति नहीं, राजनीतिक गठबंधन की मुहर हो। विक्रम ने धीमे स्वर में पूछा कि आप अभी भी उस आदमी की बातों से विचलित हैं क्या? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि अधिकारी को हर बात जांचनी पड़ती है। विक्रम की मुस्कान पहली बार हल्की कठोर हुई।
उसने कहा कि कुछ जांचें घर जला देती हैं। रात को भोज समाप्त हुआ, पर अनन्या पिता के पूजा कक्ष के बाहर रुकी रही। भीतर हरिनारायण किसी से फोन चारों कह रहे थे कि लड़की भावुक हो रही है, कागज कहीं से आए हैं, मगर संभाल लेंगे। अनन्या का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपने ही जन्मदाता को एक चालाक आदमी की तरह बोलते सुना। वह भीतर जाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। कभी कभी सत्य सामने खड़ा हो, फिर भी बेटी का हृदय पिता को अपराधी कहने में देर करता है। अगले दिन भूमि पूजन था। यमुना किनारे विशाल मंच बना। पीले कपड़ों में पुजारी बैठे, नारियल और कलश सजाए गए। मजदूरों की पंक्तियां दूर धूप में खड़ी थीं, जबकि मंच पर नेताओं के लिए पंखे चल रहे थे। अनन्या आधिकारिक रूप से उपस्थित थी, पर उसका मन दस्तावेजों की राख में बैठा था। राघव भीड़ से दूर बच्चों के साथ खड़ा था। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वह बार बार पूछ रही थी कि क्या मैडम आज आपकी बात सुनेंगी। राघव ने कहा कि आज नदी बोले तो शायद सब सुनेंगे। भूमि पूजन के बाद पहली खेप में लोहे की छड़ें और सीमेंट के बोरे आए। अनन्या ने अचानक निरीक्षण का आदेश दिया। विक्रम ने हंसते हुए कहा कि शुभ दिन पर शंका अच्छी नहीं लगती। उसने उत्तर दिया कि शुभता सत्य से डरती नहीं। मजदूरों में हलचल हुई। तभी एक ट्रक बिना रजिस्टर में दर्ज हुए पीछे वाले कच्चे रास्ते से अंदर घुसने लगा। राघव की नजर उस पर पड़ी। उसने ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। ट्रक नहीं रुका। मीरा, जो बच्चों के साथ किनारे थी, अचानक चिल्लाई कि बाबा, वही बोरे पानी से भीगे हैं। बच्ची शायद समझती नहीं थी कि वह किस आग में कूद रही है। वह ट्रक की दिशा में दौड़ पड़ी, क्योंकि उसने मजदूरों को घटिया बोरे उतारते देखा था। राघव ने चीखकर उसे रोका, पर शोर में आवाज खो गई। ट्रक कीचड़ में फिसला, पहिया नियंत्रण से बाहर हुआ और मीरा उसके सामने गिर पड़ी। उस एक क्षण में समय रुक गया। राघव ने दौड़कर उसे धक्का दिया। बच्ची किनारे लुढ़क गई, पर लोहे की छड़ों का बंधा ढेर उसके कंधे और पीठ पर आ गिरा। भीड़ से एक सामूहिक चीख उठी। अनन्या ने अपने जीवन में कई दुर्घटनाएं देखी थीं, पर उस दृश्य ने उसके भीतर की सारी प्रशासनिक दूरी तोड़ दी। राघव की देह कीचड़ और खून में धंसी थी, फिर भी वह पूछ रहा था कि मीरा ठीक है या नहीं। मीरा रोती हुई उसके सीने से चिपकना चाहती थी, पर मजदूरों ने उसे पकड़ा। अनन्या ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया, डॉक्टरों को दौड़ाया, पुलिस को ट्रक सीज करने का आदेश दिया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी पहली चिंता घायल आदमी नहीं, पकड़े गए माल की ओर भागती दिखी। जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। राघव को आपात कक्ष में ले जाया गया। मीरा के हाथ पैर छिले थे, पर जान बच गई थी। सावित्री देवी को खबर मिली तो वे पड़ोसियों के सहारे अस्पताल पहुंची। उनके पैर सूजे हुए थे, सांस फूल रही थी, पर आंखें सीधे अनन्या को ढूंढ रही थीं। अनन्या ने उन्हें सहारा देना चाहा, पर बूढ़ी ने हाथ पीछे खींच लिया। यह स्वीकार किसी थप्पड़ से अधिक गहरा था। उन्होंने केवल पूछा कि मेरा बेटा जिंदा है। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा कि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पान की पीक और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के पोस्टर साथ साथ थे। वहीं सावित्री देवी फर्श पर बैठ गईं और रामनाम बुदबुदाने लगीं। मीरा उनकी गोद में सिर रखे सिसक रही थी। अनन्या थोड़ी दूरी पर खड़ी रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिवार के किस स्थान पर खड़ी है। पूर्व पत्नी, अधिकारी, अपराधी की बेटी, या वह स्त्री जिसने सार्वजनिक रूप से उस आदमी को मारा था जो आज एक बच्ची को बचाते हुए टूट गया था। कुछ देर बाद सावित्री देवी ने स्वयं उसे पास बुलाया। उनका स्वर थका हुआ था, पर उसमें वर्षों की चुप्पी टूटने की ध्वनि थी। उन्होंने कहा कि बहू, तूने उसे अपराधी समझा, उसने कभी तुझे दोष नहीं दिया। अनन्या ने कांपते स्वर में कहा कि मां जी, मुझे सच नहीं पता था।
सावित्री ने उसकी ओर देखा और बोली कि सच तेरे दरवाजे पर कई बार आया था बेटी, पर तेरे घर के पहरेदारों ने उसे लौटा दिया। यह सुनते ही अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। पहरेदार कौन था? वह अब समझ रही थी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि पुल गिरने से पहले राघव कई रात घर नहीं आया, क्योंकि वह घटिया माल रोकने की कोशिश कर रहा था। जब उसने बड़े लोगों के नाम बताने चाहे, उसे धमकी मिली कि अनन्या की सेवा, उसके पिता की राजनीति और मजदूरों के परिवार सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। उसने चुप्पी इसलिए चुनी कि बेटी का भविष्य बच जाए। सावित्री ने कहा कि मेरा बेटा मूर्ख था, पर बेईमान नहीं। उसने तेरे माथे का सिंदूर बचाने के लिए अपने माथे पर कालिख लगने दी। अनन्या के भीतर कुछ चटक गया। वह दीवार पकड़कर खड़ी रही। उसे अदालत का दिन याद आया। राघव का कहना कि मैंने तुम्हें बचाया है, उसने तब उसे नाटक समझा था। अब वही वाक्य अस्पताल के गलियारे में रक्त की गंध के साथ लौट आया। उसने धीमे से पूछा कि पिता को पता था। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। बोली कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर जिसने तुझे उससे अलग किया, उसने अपने कुल को नहीं, अपने पाप को बचाया था। अनन्या की सांस जैसे गले में अटक गई। तभी इकबाल चाचा अस्पताल पहुंचे। उनके हाथ में वही डिब्बे की कुछ प्रतियां और नया मोबाइल था, जिसमें उन्होंने पुराने कैसेट की रिकॉर्डिंग किसी युवक से डिजिटल करवाकर रखी थी। उन्होंने अनन्या के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बिटिया, अब और देर मत कर। अल्लाह और भगवान दोनों गवाह हैं, राघव निर्दोष है। उन्होंने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। कैसे घटिया माल आया, कैसे नकली रिपोर्ट बनी, कैसे मजदूरों को पैसे और धमकी दोनों दिए गए। हर वाक्य अनन्या की आत्मा पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। अनन्या ने अस्पताल के एक खाली कमरे में स्वयं को बंद किया और सभी प्रमाणों की प्रतियां फिर देखीं। इस बार वह बेटी की तरह नहीं, जिला मजिस्ट्रेट की तरह पढ़ रही थी, पर हर पंक्ति उसकी बेटी होने की पहचान को काटती जा रही थी। एक कागज पर हरिनारायण के निजी सचिव की लिखावट थी। एक बैंक प्रविष्टि में विक्रम की कंपनी से जुड़े शैल खाते का भुगतान था। एक फोटो में पिता निर्माण स्थल पर खड़े थे, उसी तारीख को जब उन्होंने घर पर होने का दावा किया था। झूठ अब शक नहीं, आकार ले चुका था। कमरे के बाहर विक्रम पहुंच चुका था। उसने अनन्या से मिलने की मांग की, पर पुलिस ने रोका। वह फोन पर चिल्ला रहा था कि दुर्घटना दुर्भाग्य थी, कुछ लोग इसे राजनीतिक बना रहे हैं। अनन्या बाहर आई और पहली बार सार्वजनिक रूप से उसकी आंखों में देखती हुई बोली कि ट्रक सीज हो चुका है, सामग्री की जांच होगी और आपके सभी भुगतान रिकॉर्ड जब्त किए जाएंगे। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा कि तुम भूल रही हो, तुम्हारे पिता भी इसमें डूबेंगे। अनन्या ने उत्तर दिया कि नदी में जो डूबना हो अब डूबेगा, मैं किनारा नहीं बनूंगी। यह सुनकर विक्रम का चेहरा विकृत हो गया। उसने कहा कि राघव ने तुम्हें फिर बहका दिया। अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि जिसने 7 वर्ष चुप रहकर मेरा नाम बचाया, उसे बहकाना नहीं आता। यह कहते ही उसे अपनी आवाज में अजीब दर्द सुनाई दिया। वह राघव का पक्ष ले रही थी, पर यह पक्ष प्रेम से पहले न्याय का था। पुलिस अधिकारी ने आदेश की प्रतीक्षा में उसे देखा। उसने लिखा हुआ निर्देश थमाया कि निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जाए, ट्रक चालक और साइट मैनेजर हिरासत में लिए जाएं और सामग्री नमूने सील हों। ऑपरेशन कई घंटे चला। रात उतर आई। अस्पताल की पीली लाइटों के नीचे थके हुए लोग प्रतीक्षा करते रहे। मीरा बार बार पूछती कि बाबा जागेंगे ना। सावित्री देवी राम नाम की माला फेरती रहीं। अनन्या ने पहली बार मीरा के सिर पर हाथ रखा। बच्ची ने उसे देखा, डर और क्रोध दोनों से भरी आंखों से। उसने कहा कि आपने बाबा को मारा था, फिर भी बाबा आपको बुरा नहीं कहते। अनन्या के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने केवल कहा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। बच्ची ने पूछा कि भूल ठीक हो सकती है क्या? डॉक्टर बाहर आए तो सब उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि राघव की जान फिलहाल बच गई है, पर चोट गहरी है। कुछ दिन बेहद सावधानी चाहिए।
सावित्री देवी ने जमीन को माथा छुआ। मीरा रोते रोते हंस पड़ी। अनन्या दीवार से लगकर खड़ी रह गई, जैसे उसे पहली बार सांस मिली हो। पर यह राहत क्षणिक थी। उसके सामने अब दो युद्ध थे, एक राघव की जिंदगी के लिए, दूसरा उस सत्य के लिए जो उसके अपने पिता को कटघरे में खड़ा करने वाला था। कर्म का पहिया अब उसके घर की देहरी पर आ चुका था। रात के अंतिम पहर अनन्या अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रही थी। यमुना की दिशा अंधेरे में छिपी थी, पर उसे लगता था कि नदी सब देख रही है। उसने अपने विशेष सचिव को फोन किया और कहा कि पुराने पुल मामले की फाइल पुनः खोली जाए, स्वतंत्र तकनीकी जांच दल बने और सभी संबंधित अभिलेख सुरक्षित किए जाएं। फिर उसने पिता का नंबर मिलाया। हरिनारायण ने थकी आवाज में पूछा कि इतनी रात को क्या हुआ। अनन्या ने कहा कि पिताजी, कल सुबह आपसे अधिकारी के रूप में मिलूंगी, बेटी के रूप में नहीं। फोन के उस पार लंबे मौन ने सब स्वीकार कर लिया। अनन्या ने कॉल काट दी। वह राघव के कमरे के बाहर आई। कांच की खिड़की से उसने उसे देखा, सफेद पट्टियों में बंधा, चेहरा पीला, सांस मशीन की लय पर चलती हुई। वही आदमी जिसे उसने भीड़ के सामने थप्पड़ मारा था, आज उसके भीतर न्याय की अंतिम लौ बन गया था। उसने धीरे से हाथ जोड़ दिए। यह प्रार्थना किसी देवी देवता से नहीं थी, यह उस मनुष्य से क्षमा की याचना थी जिसने प्रतिशोध के स्थान पर अपने शरीर को ढाल बना दिया था। सुबह जब अनन्या त्रिपाठी अपने पिता के सामने बैठी तो हवेली का विशाल बैठक कक्ष अचानक बहुत छोटा लगने लगा। दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र, पीतल के दीपदान, चंदन की गंध और पुरानी प्रतिष्ठा की चमक उस क्षण किसी अदालत की वस्तुएं बन गई थीं। हरिनारायण त्रिपाठी सफेद धोती कुर्ते में बैठे थे। माथे पर तिलक था, पर आंखों के नीचे रात भर की बेचैनी साफ थी। अनन्या ने उनके सामने प्रमाणों की प्रतियां रखीं और पहली बार पिता नहीं, संदिग्ध से पूछा कि इन कागजों में आपका नाम क्यों है। हरिनारायण ने पहले क्रोध का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बेटी अपने पिता से इस भाषा में बात नहीं करती। राजनीति में नाम कई जगह इस्तेमाल होते हैं और राघव जैसे लोग बदला लेने के लिए कुछ भी गढ़ सकते हैं। अनन्या चुप रही। उसने ऑडियो चलाया। खड़खड़ाहट के बीच पंडित जी का नाम आया। फिर फाइल ऊपर से निकलवाने की बात। कमरे में बैठे दो पुराने नौकर धीरे से बाहर चले गए। मां दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। हरिनारायण की आवाज धीरे धीरे ऊंची से भारी और भारी से खोखली होती चली गई। उन्होंने अंततः कहा कि उन्होंने किसी को मरने का आदेश नहीं दिया था, बस परियोजना रुकनी नहीं चाहिए थी। पैसा बहुत लग चुका था, पार्टी का दबाव था और विक्रम ने आश्वासन दिया था कि सब सुरक्षित रहेगा। दुर्घटना के बाद स्थिति हाथ से निकल गई, इसलिए किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ा। अनन्या ने पूछा कि वह कोई राघव ही क्यों था। पिता ने आंखें फेर लीं। बोले कि वह छोटा आदमी था, व्यवस्था उसे निगल सकती थी। यह वाक्य सुनते ही अनन्या को लगा कि उसके भीतर बची हुई बेटी उसी क्षण मर गई। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा कि छोटा आदमी वही था जिसने आपकी बेटी का भविष्य बचाने के लिए अपना जीवन जला दिया। हरिनारायण ने पहली बार उसकी ओर दया मांगती आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि मैंने सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी सेवा बचाने के लिए, तुम्हारे नाम पर दाग न लगे इसलिए। अनन्या हंस पड़ी, पर वह हंसी रोने से अधिक दुखद थी। उसने कहा कि आपने मेरा नाम बचाया नहीं, उसे झूठ की दीवार में बंद कर दिया। मैं वर्षों तक उसी आदमी से घृणा करती रही जिसने मुझे बचाया था। मां फूट पड़ी। उन्होंने हरिनारायण से पूछा कि क्या सचमुच राघव निर्दोष था। यह प्रश्न घर की छत से टकराकर लौटा, क्योंकि उसमें पत्नी का अविश्वास, मां का पछतावा और समाज की सारी चुप्पी एक साथ थी। हरिनारायण ने कोई उत्तर नहीं दिया। अनन्या ने फाइलें समेटी और कहा कि आज से यह मामला कानून के अधीन है। पिता ने कांपते स्वर में पूछा कि क्या तुम अपने ही घर को अदालत में खड़ा करोगी। उसने उत्तर दिया कि जिस घर की नींव निर्दोषों के खून पर हो, उसे खड़ा रहना ही नहीं चाहिए। हवेली से बाहर निकलते समय आंगन में तुलसी सूखी हुई लगी,
जबकि माली रोज पानी देता था। अनन्या ने मां की ओर देखा, पर उनके पास रुकना संभव नहीं था। सरकारी कार में बैठते ही उसने विशेष जांच दल को औपचारिक आदेश जारी किए। विक्रम की कंपनी के खातों पर रोक, पुराने पुल की पुनः तकनीकी जांच, गवाहों की सुरक्षा और हरिनारायण त्रिपाठी से पूछताछ की तैयारी। हर आदेश उसके निजी जीवन की एक नस काट रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसी रक्तस्राव में उसे पहली बार सांस मिल रही थी। दोपहर बाद वह अस्पताल पहुंची। राघव को होश आ चुका था, पर डॉक्टरों ने मिलने से मना किया। कांच के पार उसने उसे आंखें मूंदे देखा। मीरा खिड़की के बाहर बैठी पाठ याद कर रही थी, जैसे बाबा के जागने पर सुनाएगी। सावित्री देवी की खांसी बढ़ गई थी, फिर भी वे माला फेरते हुए बेटे की सांसें गिन रही थीं। अनन्या उनके पास बैठी और बहुत देर चुप रही। फिर उसने कहा कि मां जी, मैंने पिता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। सावित्री ने आंखें बंद करके केवल इतना कहा कि अब तू सच की बेटी बनी है। रात तक बारिश शुरू हो गई। यमुना का पानी फिर चढ़ने लगा और नए पुल के अस्थायी निर्माण स्थल पर काम रोकने का आदेश होने के बावजूद कुछ मजदूरों को सामान हटाने भेजा गया। विक्रम के लोगों ने आधिकारिक सील तोड़कर महंगे उपकरण और गलत माल गायब करने की कोशिश की थी। नदी की मिट्टी पहले ही काटी जा चुकी थी। पानी भरते ही अस्थायी बांध कमजोर पड़ गया। एक मजदूर का लड़का भागता हुआ राघव की पाठशाला पहुंचा और रोते हुए बोला कि कई लोग अंदर फंस गए हैं और पुलिस अभी तक नहीं आई। राघव अस्पताल से उसी सुबह घर लाया गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी और सरकारी वार्ड में भीड़ बढ़ रही थी। उसके कंधे पर पट्टी थी, पसलियों में दर्द था, पर खबर सुनते ही वह उठ बैठा। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस शरीर पर अब दया कर। मीरा रो पड़ी कि बाबा, आप मत जाइए। राघव ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर निर्णय स्पष्ट। उसने कहा कि अगर मैं मिट्टी को जानता हूं और चुप रहा, तो इस बार कोई मुझे माफ नहीं करेगा। वह लाठी का सहारा लेकर निकला। दो लड़कों ने उसे साइकिल रिक्शे पर बैठाया और बारिश में निर्माण स्थल की ओर ले गए। रास्ते भर बिजली चमकती रही, नालियों से पानी उफनता रहा और मंदिर की घंटी तूफान में भी बजती रही। राघव को हर झटके पर दर्द होता, पर वह मन ही मन नदी का नक्शा दोहरा रहा था। कहां पुरानी धारा मुड़ती है, कहां मिट्टी धंसती है, किस ओर से लोगों को निकाला जा सकता है। शरीर घायल था, पर वर्षों का ज्ञान अब भी जाग रहा था। उसी समय अनन्या को नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि प्रतिबंधित स्थल पर दुर्घटना की आशंका है। उसने तुरंत पुलिस, एनडीआरएफ और चिकित्सा दल को भेजने का आदेश दिया। फिर अचानक उसे राघव की याद आई। उसने उसके घर फोन कराया, पर मीरा ने रोते हुए बताया कि बाबा साइट पर चले गए। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिना औपचारिक अनुमति की प्रतीक्षा किए जीप में बैठी और स्वयं यमुना की ओर निकल पड़ी। बरसात की धारें शीशे पर पड़ रही थीं, जैसे आकाश भी किसी पुराने अपराध की गवाही दे रहा हो। निर्माण स्थल पर अराजकता थी। अस्थायी रोशनियां पानी में कांप रही थीं, मजदूर चीख रहे थे और आधा धंसा हुआ प्लेटफॉर्म नदी की ओर झुक चुका था। कुछ लोग कीचड़ में कमर तक फंसे थे। दो बच्चे लोहे की जाली के पास रो रहे थे और एक क्रेन बंद पड़ी थी। राघव वहां पहुंच चुका था। उसने दर्द भुलाकर मजदूरों को रस्सियां बांटनी शुरू की। वह चिल्ला रहा था कि बाईं तरफ मत जाओ, वहां नीचे खोखली रेत है। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था जिसे कोई सरकारी पद नहीं, केवल अनुभव देता है। अनन्या ने उसे देखा तो उसका हृदय गले तक आ गया। वह पट्टियों में बंधा, भीगता हुआ, कीचड़ में घुटनों तक डूबा था। उसने पुलिस को कहा कि राघव के निर्देश माने जाएं। कुछ अफसर चौंके, पर उसके स्वर में संदेह की जगह आदेश था। राघव ने उसकी ओर एक पल देखा, फिर बिना कुछ बोले बच्चों की दिशा में दौड़ा। एक लोहे का पैनल अचानक खिसका। उसने एक बच्चे को धक्का देकर बाहर निकाला, दूसरे को अपनी घायल बांह से पकड़ा। दर्द से उसका चेहरा विकृत हुआ।
पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। मिट्टी का बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गया। लोग भागे, रोशनी बुझी और कुछ क्षणों तक केवल बारिश, चीखें और नदी की गर्जना सुनाई दी। अनन्या ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसा और कीचड़ में उतर गई। सुरक्षा अधिकारी ने रोकना चाहा, पर उसने धक्का देकर कहा कि आज कोई पद नहीं, पहले लोग। वह मजदूरों के साथ रस्सी खींचने लगी। उसके हाथ छिल गए, पैरों में कीचड़ भर गया, माथे का तिलक बारिश में बह गया। जनता पहली बार अपनी डीएम को आदेश देते नहीं, साथ खींचते देख रही थी। राघव ने आखिरी बच्चे को बाहर धकेला ही था कि पीछे का तख्ता टूट गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वह तेज बहाव की ओर फिसल गया। अनन्या ने चीख कर उसका नाम पुकारा। यह पुकार वर्षों की चुप्पी फाड़ती हुई निकली। उसने रस्सी पकड़कर उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, पर पानी बहुत तेज था। राघव ने पास पड़ी लोहे की छड़ पकड़ ली, पर घायल कंधा जवाब दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि पीछे हटो, धरती धंस रही है। अनन्या ने उत्तर दिया कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। दो मजदूरों ने रस्सी उसकी कमर में बांधी। अनन्या कीचड़ में घिसटती हुई आगे बढ़ी। पानी घुटनों से कमर तक आया, फिर छाती तक छींटे मारने लगा। उसने राघव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर पहली बार उंगलियां फिसल गईं। उसे अदालत की सीढ़ियां याद आईं। जब उसने उसका हाथ छोड़ा था, उसने पूरी ताकत से फिर हाथ बढ़ाया। इस बार राघव की उंगलियां उसकी कलाई से जकड़ गईं। उस स्पर्श में न पति पत्नी का अधिकार था, न अतीत की मांग, केवल जीवन को मृत्यु से खींचने की विनती थी। लोगों ने रस्सी खींची। राघव की देह पानी और कीचड़ से बाहर आई, पर वह अचेत होने लगा था। अनन्या ने उसे अपनी गोद में लिया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह बार बार कह रही थी कि आंखें खोलो, राघव, इस बार मुझे सजा मत दो। राघव ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। अनन्या रो पड़ी। वर्षों बाद उसके आंसू किसी कमरे, किसी तकिए, किसी अंधेरे में नहीं, खुले आकाश के नीचे बह रहे थे। एम्बुलेंस देर से पहुंची क्योंकि सड़क पानी में डूब गई थी। तब तक अनन्या ने अपने दुपट्टे से राघव का सिर ढक रखा था और उसकी नाड़ी पर उंगलियां रखी थीं। मीरा और सावित्री भी किसी तरह वहां पहुंच गईं। मीरा चीखती हुई बाबा के पास आना चाहती थी, पर पुलिस ने रोका। सावित्री दूर खड़ी रामनाम जप रही थी, जैसे हर अक्षर रस्सी बनकर बेटे को जीवन से बांध रहा हो। अनन्या ने मीरा को पास बुलाया। बच्ची ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा कि आपने वादा किया था, गणित पूरा कराएंगे। राघव को अस्थायी चिकित्सा शिविर में लिटाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ठंड, चोट और थकान से हालत गंभीर है, पर सांस चल रही है। अनन्या बाहर नहीं गई। उसने भीगे कपड़ों में ही उसके पास बैठकर पहली बार पूरा सत्य बोला, भले वह बेहोश था। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं सुना, मैंने तुम्हारे मौन को अपराध समझा। मैंने पिता की मूर्ति को सत्य मान लिया और तुम्हारे प्रेम को छल। मैंने तुम्हें भीड़ में मारा, जबकि मुझे तुम्हारे पैरों में गिरना चाहिए था। हर शब्द उसके भीतर से कांटे की तरह निकल रहा था। राघव ने आंखें खोली। उसने बहुत धीमे कहा कि दोष अकेले तुम्हारा नहीं था, अनन्या। हम दोनों ने सत्य से डरकर गलतियां कीं। मैं बोल सकता था, पर मैंने तुम्हें बचाने के नाम पर तुम्हें अंधेरे में रखा। तुम पूछ सकती थी, पर तुमने अपने घाव को निर्णय बना लिया। बारिश की आवाज तंबू पर पड़ रही थी। अनन्या ने सिर झुका दिया और कहा कि क्या क्षमा संभव है। राघव ने उत्तर देने में देर की, फिर बोला कि क्षमा नदी की तरह है, उसे आदेश से नहीं बुलाते। रास्ता साफ करो तो वह आती है। सुबह होते होते बचाव अभियान पूरा हुआ। सभी मजदूर जीवित निकाले गए। 2 घायल गंभीर थे, पर कोई मृत्यु नहीं हुई। सूर्यगढ़ ने राहत की सांस ली, पर रात की घटना ने सब कुछ बदल दिया था। जिन लोगों ने राघव को अपराधी कहा था, वे अब उसके लिए मंदिर में दिया जलाने लगे। जिन अफसरों ने अनन्या को केवल कठोर अधिकारी माना था, उन्होंने उसे कीचड़ में मजदूरों के साथ देखा था।
विक्रम के खिलाफ मामला अब केवल पुराने अपराध का नहीं, नए साक्ष्य मिटाने और जान जोखिम में डालने का भी बन चुका था। अनन्या सुबह यमुना किनारे गई। पानी अब भी उफन रहा था, पर पूर्व दिशा से हल्की धूप निकल आई थी। उसने अपने हाथों से कीचड़ धोया, पर उसे लगा कि असली मैल अभी लंबे समय तक धुलना बाकी है। उसने नदी से कोई वरदान नहीं मांगा, केवल साक्षी रहने को कहा। फिर वह अस्पताल लौटी, जहां राघव सो रहा था। मीरा कुर्सी पर सिर टिकाए ऊँघ रही थी और सावित्री देवी माला फेर रही थी। अनन्या चुपचाप दरवाजे पर बैठ गई। इस बार वह भीतर प्रवेश का अधिकार नहीं मांग रही थी, केवल प्रतीक्षा का दंड स्वीकार कर रही थी। जांच दल ने काम शुरू किया तो सूर्यगढ़ की हवा बदल गई। जिन गलियों में कल तक विक्रम सहाय की गाड़ियां सम्मान से निकलती थीं, वहां अब लोग दरवाजों के पीछे से उसे शक की नजर से देखने लगे। गोदाम सील हुए, बैंक खातों की परतें खुलीं और पुराने पुल की फाइलें अदालत के आदेश से फिर बाहर आईं। अनन्या दिन रात दस्तावेजों में डूबी रही। हर हस्ताक्षर, हर भुगतान, हर गायब रिपोर्ट उसके सामने केवल भ्रष्टाचार नहीं, उन मृत लोगों की अधूरी चिताएं बनकर उठ रही थीं, जिन्हें वर्षों पहले न्याय नहीं मिला था। हरिनारायण त्रिपाठी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। वही पंडित जी, जिनके चरण छूकर लोग चुनावी आशीर्वाद लेते थे, अब पुलिस लाइन के कमरे में बैठे थे। अनन्या ने स्वयं पूछताछ नहीं की, क्योंकि कानून और संबंध की सीमाएं उसे समझनी थीं। फिर भी बाहर बरामदे में बैठी वह हर मिनट भीतर से आती आवाजों को सुनती रही। पिता की गरिमा टूट रही थी, पर उसके भीतर कोई विजय नहीं थी। यह न्याय था, लेकिन न्याय भी कभी कभी अपनी ही देह से कांटे निकालने जैसा होता है। विक्रम ने बहुत कोशिश की। उसने फोन करवाए, नेताओं को सक्रिय किया, मीडिया में अफवाहें फैलवाईं कि डीएम अपने पूर्व पति के प्रभाव में आ गई है। कुछ चैनलों ने पुराने वीडियो फिर चलाए, पर इस बार जनता की आंखें बदल चुकी थीं। वही थप्पड़ अब सत्ता का दृश्य नहीं, गलतफहमी की त्रासदी बन गया था। राघव अस्पताल से बयान देने को तैयार हुआ। उसने किसी के विरुद्ध निजी कटुता नहीं दिखाई, केवल तकनीकी तथ्यों, पुराने नमूनों और दस्तावेजों की श्रृंखला समझाई। उसकी शांत आवाज ने विक्रम के सारे शोर को कमजोर कर दिया। अदालत में जब पुराने पुल मामले की प्रारंभिक सुनवाई हुई, मृतकों के परिवार पहली बार इतने वर्षों बाद एक जगह इकट्ठा हुए। विधवाएं अपने पीले पड़ चुके मुआवजा कागज लाई थीं, मजदूर बैसाखियों के सहारे आए और कुछ बच्चे अपने पिता की तस्वीरें छाती से लगाए बैठे थे। राघव गवाही के लिए खड़ा हुआ तो अदालत में ऐसी खामोशी छाई जैसे हर सांस निर्णय सुनना चाहती हो। उसने कहा कि वह भी दोषी है, क्योंकि सच जानते हुए देर तक चुप रहा। न्यायाधीश ने सिर उठाकर देखा और अनन्या की आंखें भर आईं। राघव ने अदालत में स्पष्ट कहा कि उसे बदला नहीं चाहिए, केवल सत्य का अभिलेख चाहिए। उसने बताया कि घटिया सामग्री कैसे लाई गई, किसने निरीक्षण रोकने को कहा और किस तरह उसे बलि का बकरा बनाया गया। जब हरिनारायण का नाम आया, अदालत में हलचल हुई। अनन्या ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। पिता पीछे की पंक्ति में बैठे थे, चेहरा सूखा और आंखें बुझी हुई। उस क्षण वह राजनेता नहीं, एक बूढ़ा आदमी लग रहे थे, जिसने बेटी का घर बचाने के नाम पर बेटी की आत्मा ही गिरवी रख दी थी। अदालत ने विक्रम सहाय, उसके मैनेजरों और संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार और गैर इरादतन हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया। हरिनारायण त्रिपाठी को भी जांच पूर्ण होने तक सार्वजनिक पद से दूर रहने और पासपोर्ट जमा करने को कहा गया। बाहर पत्रकारों ने अनन्या से प्रश्न किए, पर उसने केवल इतना कहा कि कानून देर से जागा है, पर अब उसे सोने नहीं दिया जाएगा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, मगर भीतर एक बेटी अपने पिता के पतन पर चुपचाप रो रही थी। कर्म का निर्णय कभी केवल अपराधी को नहीं जलाता। कुछ सप्ताह बाद सरकार ने अनन्या का स्थानांतरण प्रस्तावित किया। फिर जांच में हितों के टकराव की चर्चा उठी। उसने सबको चौंकाते हुए अपना इस्तीफा भेज दिया।
वरिष्ठ अधिकारियों ने समझाया कि उसका करियर उज्ज्वल है, वह और जिलों में बहुत काम कर सकती है। उसने उत्तर दिया कि पद से चिपककर सेवा नहीं होती, कभी पद छोड़ना भी सेवा होती है। वह चाहती थी कि सूर्यगढ़ का मामला किसी संदेह से मुक्त रहे। जिस कुर्सी ने उसे शक्ति दी थी, उसी कुर्सी से उतरकर उसने पहली बार अपने भीतर की सच्चाई को सम्मान दिया। इस्तीफे के दिन वह कलेक्ट्रेट के अपने कमरे में आखिरी बार बैठी। मेज खाली हो चुकी थी। फाइलें नए अधिकारी को सौंप दी गई थीं। राष्ट्रचिन्ह अब भी दीवार पर चमक रहा था। उसने दराज खोली और चांदी की वह पायल निकाली जो वर्षों से बंद थी। बहुत देर तक वह उसे देखती रही। कभी वह सुहाग की स्मृति थी, फिर अपराधबोध की वस्तु बनी, और अब प्रायश्चित की निशानी थी। उसने पायल अपने बैग में रख ली। बाहर कर्मचारियों ने चुपचाप विदा दी, क्योंकि कुछ विदाइयों में ताली बजाना असभ्यता लगता है। राघव धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था, पर उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। कंधे की चोट उसे भारी काम करने नहीं देती थी, और ठंड में पसलियों का दर्द उठता। फिर भी वह पाठशाला जाने लगा। बच्चे उसे घेर लेते, मीरा दवा समय पर देती, और सावित्री देवी खाट से उसे देखती तो उनके चेहरे पर गर्व और चिंता साथ साथ उतरते। अनन्या कई बार दूर से पाठशाला के बाहर रुकी, पर भीतर नहीं गई। वह समझ चुकी थी कि क्षमा मांगना आसान है, क्षमा के योग्य बनने में समय लगता है। एक शाम सावित्री देवी ने अनन्या को बुलवाया। वह घबराई हुई उनके छोटे घर पहुंची। मिट्टी की दीवारों पर नमी थी। कोने में तुलसी का छोटा गमला रखा था, और खाट पर सावित्री बहुत कमजोर लग रही थी। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा कि बेटी, अपराध से बड़ी चीज पश्चाताप है, पर पश्चाताप को सेवा में बदलना पड़ता है। अनन्या उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए क्षमा मांगी। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोली कि मैंने तुझे बहू कहकर खोया नहीं, बेटी कहकर बचा लिया है। उस रात सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर आया, दवा दी, पर बूढ़े शरीर ने जैसे अपना लंबा बोझ उतारने का निर्णय कर लिया था। राघव उनकी खाट के पास बैठा राम नाम सुनाता रहा। अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा चुपचाप रो रही थी। सावित्री ने अंतिम बार आंखें खोलकर राघव से कहा कि अब किसी के लिए सच मत छिपाना। फिर अनन्या की ओर देखकर बोली कि इसे अकेला मत छोड़ना, पर इसे बांधना भी मत। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और सांस धीरे से चली गई। सूर्यगढ़ के घाट पर उनकी चिता जली तो यमुना शांत थी। राघव ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी और अनन्या ने दूरी बनाकर खड़े रहने की कोशिश की, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। धुएं में घी, लकड़ी, तुलसी और विदा की गंध थी। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह टूटकर रोया नहीं। शायद जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक दर्द उठाया हो, वे मृत्यु के सामने भी भीतर ही भीतर ढहते हैं। अनन्या ने पहली बार जाना कि मां को खोना केवल जन्म देने वाली स्त्री को खोना नहीं, क्षमा की छाया खोना भी है। 13वीं के बाद राघव ने लोहे का पुराना संदूक खोला। उसमें रखे कागज अब अदालत में जा चुके थे, पर कुछ स्मृतियां बची थीं। अनन्या की टूटी चूड़ी, पहली परीक्षा का प्रवेश पत्र, एक पुराना पत्र और करवा चौथ की धुंधली तस्वीर। उसने सब अनन्या के सामने रख दिया। बोला कि इन्हें लौटाना नहीं चाहता, पर इन्हें छिपाकर रखना अब सही नहीं लगता। अनन्या ने तस्वीर उठाई। उसमें वे दोनों कितने युवा, कितने निश्चिंत थे। उसने धीरे से कहा कि क्या हम कभी उस समय तक लौट सकते हैं? राघव ने कहा कि नदी लौटती नहीं, पर नई धारा बनाती है। अदालत की प्रक्रिया लंबी थी, पर इस बार मामला दबा नहीं। मृतकों के परिवारों को पुनः मुआवजा मिला। तकनीकी अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई और विक्रम सहाय की संपत्तियों की जांच शुरू हुई। हरिनारायण त्रिपाठी ने सार्वजनिक बयान में अपना अपराध पूरा स्वीकार नहीं किया, पर इतना कहा कि सत्ता के मोह ने उनसे नैतिक भूल कराई। यह स्वीकारोक्ति अधूरी थी, पर अनन्या ने उसे भी कानून के हवाले रहने दिया। वह पिता से मिलने जेल नहीं गई। कई महीनों तक जब गई
तो बेटी की तरह नहीं, उस मनुष्य की तरह गई जिसे क्षमा और न्याय की दूरी सीखनी थी। जेल की मुलाकात में हरिनारायण बहुत बूढ़े लग रहे थे। उनके माथे का तिलक फीका था, आवाज धीमी। उन्होंने अनन्या से कहा कि मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। वह चुप रही। बहुत देर बाद बोली कि आपने मेरा जीवन नहीं, मेरा भ्रम तोड़ा है। जीवन अभी मुझे बनाना है। पिता रो पड़े, पर उसने उन्हें गले नहीं लगाया। उसने केवल पानी का गिलास आगे कर दिया। यह क्रूरता नहीं थी, यह वह मर्यादा थी जिसमें प्रेम अपराध को ढकता नहीं और दंड मनुष्यत्व को पूरी तरह नकारता नहीं। सावित्री देवी की स्मृति में राघव ने पाठशाला को बड़ा करने का निश्चय किया। पुराने गोदाम की जगह नदी से थोड़ी दूर पंचायत की खाली जमीन मिली। मृतकों के परिवारों, मजदूरों और कुछ ईमानदार अधिकारियों ने मिलकर श्रमदान किया। अनन्या ने अपनी बचत से किताबें, बेंच और छत की व्यवस्था की, पर दानदाता के रूप में अपना नाम नहीं लिखवाया। स्कूल का नाम रखा गया सत्य सेतु विद्यालय। उद्घाटन के दिन किसी मंत्री को नहीं बुलाया गया। पहली घंटी मीरा ने बजाई और बच्चों ने एक साथ अक्षर पढ़े, जैसे किसी नए भारत की छोटी शुरुआत हो। राघव ने उद्घाटन भाषण में कहा कि पुल केवल नदी पर नहीं बनते, मनुष्यों के बीच भी बनते हैं। यदि नींव झूठ की हो तो सबसे सुंदर पुल भी गिरता है, और यदि नींव सत्य की हो तो कच्ची पगडंडी भी लोगों को पार करा देती है। अनन्या भीड़ में खड़ी सुनती रही। यह वही वाक्य था जिसके बीज उसने वर्षों पहले उनके जीवन में बोए थे। अब वह बीज राख, रक्त, अपमान और क्षमा से गुजरकर वृक्ष बना था। लोगों ने तालियां बजाईं, पर दोनों की आंखों में तालियों से अधिक मौन था। मीरा ने धीरे धीरे अनन्या को स्वीकारना शुरू किया। पहले वह उसे मैडम कहती थी, फिर अनन्या दीदी, और एक दिन गलती से मां कहकर चुप हो गई। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। अनन्या ने उस शब्द को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस बच्ची के बाल सहलाए। राघव बाहर खड़ा था, उसने सब सुन लिया था। उसके चेहरे पर दर्द और शांति दोनों आए। जीवन कभी कभी टूटे हुए लोगों को नया संबंध देता है, पर पहले उनसे पुराने अधिकार छोड़ने को कहता है। अनन्या ने वही सीखा। कई महीनों बाद करवा चौथ आया। बाजार फिर चूड़ियों से भर गया और शाम को चांद धुंधला सा निकला। अनन्या ने व्रत नहीं रखा, क्योंकि वह अब प्रेम को अनुष्ठान से सिद्ध नहीं करना चाहती थी। फिर भी वह यमुना घाट गई। राघव वहां पहले से बैठा था। दोनों के बीच अब तलाक का कागज था, न्याय की फाइलें थीं, मृत मां की स्मृति थी, और एक ऐसी करुणा थी जिसे कोई नाम जल्दी नहीं दिया जा सकता। अनन्या ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ बचा है? राघव ने नदी देखते हुए कहा कि बचा है, पर उसे जल्दबाजी से फिर चोट लगेगी। अनन्या ने सिर हिलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें वापस पाने नहीं आई। मैं उस रास्ते पर चलना चाहती हूं जहां तुम वर्षों से अकेले चलते रहे। राघव ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में आरोप नहीं था, पर तुरंत स्वीकार भी नहीं था। उसने कहा कि साथ चलना हो तो बराबर चलना, किसी प्रायश्चित की बेड़ी पहनकर नहीं। अनन्या ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि मुझे चलना सीखना होगा। नदी के ऊपर चांद की रोशनी टूटी हुई थी, पर फिर भी रोशनी थी। साल भर बाद सत्य सेतु विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे पढ़ने लगे। मीरा अब छोटी बच्चियों को अक्षर सिखाती, राघव विज्ञान पढ़ाता, और अनन्या प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गरीब युवाओं को कानून और संविधान समझाती। लोग कभी कभी पूछते कि वे फिर विवाह करेंगे या नहीं। राघव मुस्कुरा देता, अनन्या विषय बदल देती। दोनों जानते थे कि समाज को हर संबंध का नाम चाहिए, पर कुछ संबंध नाम से पहले आत्मा में ठीक होते हैं। वे अभी वही कर रहे थे, एक दूसरे को नहीं, अपने भीतर के टूटे विश्वास को धीरे धीरे जोड़ रहे थे। एक दिन वही विधवा, जिसके राशन के लिए शिविर में विवाद हुआ था, स्कूल आई। उसने अपने बेटे का नामांकन कराया और अनन्या के पैर छूने लगी। अनन्या ने तुरंत उसे उठाया और कहा कि पैर मत छुओ, बस बच्चे को पढ़ाओ।
विधवा बोली कि उस दिन थप्पड़ से जो बात शुरू हुई थी, उसने हमारे बच्चों को स्कूल दे दिया। अनन्या ने राघव की ओर देखा। दोनों समझ गए कि कर्म सीधा रास्ता नहीं चलता। कभी पाप से पश्चाताप, पश्चाताप से सेवा, और सेवा से मुक्ति की ओर एक कठिन वृत्त बनाता है। शाम को स्कूल खाली हुआ तो अनन्या ने बरामदे में चांदी की पायल रखी। राघव ने उसे देखा, पर कुछ बोला नहीं। उसने कहा कि यह तुम्हारे घर की थी, मैं इसे लौटाने नहीं, यहां रखने लाई हूं। यह अब किसी विवाह की निशानी नहीं, उस घर की स्मृति है जिसे झूठ ने गिराया और सत्य ने फिर किसी रूप में बनाया। राघव ने पायल उठाकर स्कूल की छोटी पूजा शेल्फ के पास रख दी। वहां तुलसी का पत्ता, कुरान की एक आयत लिखी पट्टी और बच्चों की पहली स्लेट साथ रखी थी। यही सूर्यगढ़ का नया मंदिर था। रात ढल रही थी। यमुना के पार से हवा आई, जिसमें कीचड़ की गंध नहीं, खेतों की नमी थी। राघव, अनन्या और मीरा स्कूल के आंगन में खड़े थे। दूर पुराने पुल के अवशेष अब भी नदी के किनारे पड़े थे, पर उनके पास नया रास्ता बनाने की जल्दी नहीं थी। वे जानते थे कि सच्चे पुल समय, ईमानदारी और धैर्य से बनते हैं। अनन्या ने मन ही मन राघव से नहीं, जीवन से कहा कि वह अब किसी प्रेम को अहंकार से नहीं मारेगी। राघव ने आकाश की ओर देखा, जैसे सावित्री देवी को बताना चाहता हो कि कर्म का पहिया सचमुच घूमकर प्रकाश तक आ गया।